अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। अच्छा, अब सबको आवाज़ आ रही है? परफेक्टली फाइन। ओके। अच्छा, मेरा नाम फैज़ान अली है। फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास है हमारी। एंड वो तमाम लोग, स्क्रीन भी नज़र आ रही है ना सबको? राइट। जी जी, स्क्रीन भी ओके। फैज़ान अली, मैं हूँ बेसिकली आई कैप एफिलिएट हूँ। एंड मैं इस वक्त इनकी ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एडवाइजर्स के साथ जो है वो जुड़ा हुआ हूँ। उनके साथ एज अ टैक्स एडवाइज़र काम कर रहा हूँ। जो पाकिस्तानी अकाउंटेंट स्पेशली यूएई में रहते हैं, वो ज़्यादातर इनके ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवाइजर्स के नाम को जानते होंगे। मेरा तकरीबन 10 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊँ, तो तकरीबन पिछले 3 साढ़े 3 साल से मैं यूएई में रह रहा हूँ। इस दौरान मैंने अलहासी ग्रुप के साथ काम किया, जो बहुत बड़ा सऊदी बेस्ड ग्रुप है। यूएई मल्टी बिलियनर ग्रुप है, सऊदी बेस्ड, और उसकी यूएई में भी ब्रांच मौजूद है। और अभी रिसेंटली मैं इनके ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एडवाइजर्स के साथ अपनी जो है वो सर्विस दे रहा हूँ। इसके अलावा आई कैप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं या जो सीए फाइनलिस्ट होंगे, वो आई कैप के नाम से सब वाकिफ होंगे। आई कैप जॉब प्लेसमेंट एंड करियर काउंसलिंग समिट कमेटी का भी मैं मेंबर रहा हूँ। इस वक्त जो मैं हम लोग कोर्स डिस्कस करने लगे हैं, जो यूएई कॉर्पोरेट टैक्सेशन एंड वैल्यू एडेड टैक्सेशन की बात है। इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूएई के हवाले से। यूएई यूनाइटेड अरब अमारात, दुबई को तो सब लोग जानते हैं, जो इन 7 स्टेट में से एक स्टेट है। टोटल 7 स्टेट्स हैं यूएई की, यूनाइटेड अरब अमीरात की। अबू धाबी, दुबई, शारजा, ये 3 नाम तो सब भाइयों ने सुने होंगे, सब स्टूडेंट्स ने। लेकिन इसके अलावा अजमान, रासुल खैमा, उमुल क्वीन और फुजैरा जो हैं, ये इसकी 7 स्टेट्स हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी इकॉनमी, ऑल दो इसका जो एरिया है वो इतना बड़ा नहीं है, लाइक 1/10 ऑफ पाकिस्तान की इक्वल है, लेकिन इसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है माशाल्लाह। अरब में बात की जाए तो सऊदी अरेबिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी जो है वो यूनाइटेड अरब अमीरात की है। और मिडल ईस्ट में आफ्टर सऊदी अरेबिया, टर्की एंड इसराइल, फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी जो है वो यूनाइटेड अरब अमीरात की है। इस वक्त पर कैपिटा इनकम जो है, ये बेसिकली उस इनकम कहा जाता है कि पर पर्सन जो पर रेजिडेंट हैं, कितने पैसे एक बंदा अर्न करता है ऑन एवरेज। इसकी दुनिया में 6 हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। अच्छा, इसके हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ी चीज जो समझी जाती है गलतफहमी, वो ये है कि शायद यूएई की इकॉनमी जो है वो सिर्फ ऑयल पे बेस्ड है। अब ऐसा नहीं रहा, ऑल्दो अगर आप 2009 की बात करें तो तकरीबन 85% इकॉनमी ऑयल बेस्ड थी, मुकम्मल तौर पे ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्स बेस्ड थी। लेकिन अगर आप आज बात करेंगे तो आप देखेंगे कि उसने काफ़ी हद तक अपनी इकॉनमी को डाइवर्स कर लिया। अब यूएई की इकॉनमी रियल एस्टेट पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। इसके अलावा होलसेल एंड ट्रेड सेक्टर मौजूद है। टूरिज्म, दुबई के हवाले से अगर आप बात करें तो आपके इल्म में होगा कि यहाँ पे टूरिज्म जो है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होने देते जिससे इनकी टूरिज्म को, टूरिस्ट मार्केट को जो है वो नुकसान पहुंचे। अच्छा, अब रिसेंटली क्या हुआ यूएई के हवाले से जो है वो, पहले तो आपको सबको पता है कि एक टैक्स फ्री कंट्री समझा जाता था। फ्रॉम 1 जनवरी 2018 यूएई ने वैट को एप्लीकेबल किया। वैट इफेक्टिव हुआ, वैल्यू एडेड टैक्स। बेसिकली वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है, ये चीज़ों की प्राइसेस पे लगाया जाता है, यानी इसका जो ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है। लाइक अगर से 5% वैल्यू एडेड टैक्स है, तो जो चीज 100 की मिलनी चाहिए कंज्यूमर को, वो 105 की मिलेगी। ठीक है, दो तरह के टैक्स होते हैं ना, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स बेसिकली जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगाया जाता है। मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं, तो उसमें से 10% टैक्स है, तो आपने 10,000 देना है। ये डायरेक्ट टैक्सेशन होती है। ये इंडिविजुअल पे भी हो सकती है, जिसे इनकम टैक्स कहा जाता है, और ये कंपनीज पे भी हो सकती है, जिसे कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। ये डायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स इंडिविजुअल पे होगा तो इनकम टैक्स कहलाएगा, और कंपनीज पे होगा तो वो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाएगा।
अच्छा, लेकिन ये जो यूई वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स था। दिस इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। ये इफेक्टिव हुआ ऑन 1 जनवरी 2018, और उसके बाद जो अकाउंटेंट्स की मार्केट है उसने पहली दफा जो है वो बूम लिया है यूएई। अच्छा, रिसेंटली यूएई ने कॉर्पोरेट टैक्स को भी मुतारिफ करवाया, वैल्यू एडेड टैक्स के साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स को भी मुतारिफ करवाया। अच्छा, इनकी जो डिटेल है, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ एक ओरिएंटेशन क्लास में इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट की बिल्कुल बेसिक्स की बात कर रहा हूँ। डिटेल में इंशाल्लाह ताला हम विद टाइम जाएंगे। वैल्यू एडेड टैक्स 5% पे लगा फ्रॉम 1 जनवरी 2018 ऑनवर्ड। कॉर्पोरेट टैक्स इफेक्टिव हुआ ऑन आफ्टर 1 जून 2023। बेसिकली इसमें एक फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है, लेकिन ये जब मैं कॉर्पोरेट टैक्स के टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे बाकायदा इंशाल्लाह ताला, उसमें डिस्कस करूंगा। तो अभी तक इसके बाद इतना ही आप याद रखना है कि 1 जून 2023 के बाद कॉर्पोरेट टैक्स इफेक्टिव हो चुके हैं। अब इसके नतीजे में हुआ क्या कि काफ़ी सारी कंपनी ने अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड और बुक्स जो है वो पहली दफ़ा मेंटेन करना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पे मैं इससे पहले यहाँ पे देखता था, मैंने पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छा काम किया, वहाँ पे भी ऑडिट फर्म, एक बहुत बड़ी ऑडिट फर्म के साथ जो है वो मैं जुड़ा रहा। उसके बाद मैं पाकिस्तान नेवल हाउसिंग स्कीम में 18th ग्रेड पे काम करता रहा। तो वहाँ पे और यहाँ पे जो एक डिफरेंस था वो ये था कि वहाँ पे अकाउंटिंग, बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग की मार्केट जो है वो बहुत बड़ी थी उस वक्त। वहाँ पे बाकायदा बुक कीपिंग, अकाउंट्स बनाना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम होना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। जबकि इधर चूंकि लीनियंट थी, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट की तरफ से इतना चेक एंड बैलेंस नहीं था। इधर उस वक्त मैंने ऐसे देखा कि कई कंपनी ऐसी होती थी कि उनके अकाउंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई हालत नहीं होती थी। तो अभी चूंकि मैं खुद प्रैक्टिस में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी जो चीज़ देखी वो कंपनी ने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को स्ट्रीमलाइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हमने टैक्स देना है। हमने जो हर साल कंपनी का प्रॉफिट है उस पर टैक्स देना है, तो हमें कुछ कैलकुलेशन दिखानी होगी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट हमसे पूछ सकती है। उसकी वजह से पहली दफ़ा ये हुआ कि कंपनी ने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को स्ट्रीमलाइन करना शुरू कर दिया, पहली दफ़ा। इसी तरह से पहली दफ़ा अकाउंट्स ऑडिट होने लगा अकाउंट्स का। इससे पहले भी होता था लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं होता था। अच्छा, इसके बाद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होने लगे और एक बहुत बड़ी हायरिंग हुई है रिसेंटली। स्टार्ट हो गया एक प्रोसेस अकाउंटेंट्स का, ऑडिटर्स का और टैक्स एक्सपर्ट्स का। और बहुत सारे लोग आपके जैसे में होगा कि इवन के पाकिस्तान से विजिट वीज़ा पे और जॉब सीकर वीज़ा पे आते हैं इधर जॉब सर्च करने के लिए। तो इधर जो सबसे ज़्यादा मार्केट टैक्स की वजह से बड़ी है वो अकाउंटेंट्स की बड़ी है, या ऑडिटर्स की, टैक्स एक्सपर्ट्स की, और अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने वालों की बड़ी है। अच्छा, इसके में जो हमने अभी स्टार्ट किया टैक्स पढ़ना, ये इस इकानमी के उस इकानमी का है जिसमें इस वक्त अकाउंटेंट्स की, ऑडिटर्स की और टैक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, इसके बाद मैं आता हूँ कुछ मैंने जो चीज़ें थी कि फैज़ान अली, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो आपको पहले थोड़ा सा दे दिया था। जिस इंस्टीट्यूट की तरफ से हमने शुरू किया ये वाला कोर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, बड़ा वेल नोन जो है वो इंस्टीट्यूट है। एंड इसमें आप देखें कि पाकिस्तान का टैक्स भी पढ़ाया जाता है, यूएई का टैक्स भी पढ़ाया जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का टैक्स भी पढ़ाया जाता है, यूके का टैक्स भी पढ़ाया जाता है। और यूएसए के टैक्स के हवाले से मैं एक बात बताऊं आपको कि कुछ अर्सा पहले मैंने खुद अपनी फर्म की तरफ से हमने सोचा कि चलिए यूएई के टैक्स पे तो हम काम कर ही रहे हैं, हम यूएसए की मार्केट को भी जो है वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ से भी जो हमारे क्लाइंट्स आएंगे। लेकिन वहाँ पे हमें अंदाज़ा हुआ था कि जैसे जब तक हमारे पास यूएस का टैक्स पे एक्सपर्टाइज नहीं होगी, हम जो है वो यूएस के लोगों को टारगेट नहीं कर सकते। द रीज़न बीइंग, ऑल्दो यूएई में बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट्स के लोग रहते हैं, लेकिन यूएस के जो लोग होते हैं उनकी एक अमेरिकन की खास बात है कि वो किसी भी मुल्क में चले जाएं, दे हैव टू फाइल देयर रिटर्न, उन्होंने टैक्स रिटर्न सबमिट करवानी है। तो यूएस का मार्केट, यूएस के जो टैक्स है लॉज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपने अमेरिकन मार्केट को कैप्चर करना है। होवेवर तो अभी तक जो है वो मैं ज़्यादातर यूएई के मार्केट में और गल्फ मार्केट में एक्टिव हूँ। यूएई के टैक्सेशन लॉज में, यूएई के कॉर्पोरेट टैक्स लॉ में, यूएई के वैल्यू एडेड टैक्स में एक्टिव हूँ। यूएई में एक्साइज टैक्स भी मौजूद है, इस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा है। और इसके अलावा यहाँ पे जो कंपनी सेटअप है, कंपनी कैसे सेटअप होती है, इस पर भी इंशाल्लाह ताला हम इसी कोर्स में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा कोर्स है यूएई कॉर्पोरेट टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स,
ये बेसिकली 2 महीने तक तकरीबन आप कह लें कि 40 घंटे तकरीबन इसमें बनेंगे। और वीक एंड पे सैटरडे संडे को हम 2 घंटे की दोनों डेज में क्लास किया करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा जो कोर्स कंटेंट है उसमें हमने 4 चीज़ें कवर की हुई हैं: यूएई कॉर्पोरेट टैक्स, यूएई वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज टैक्स एंड कंपनी सेटअप। कंपनी सेटअप हो गया, कंपनी सेटअप कैसे करनी है, अगर आपने कोई कंपनी बनानी है तो कैसे बनाएंगे इन यूएई। अच्छा, जो कॉर्पोरेट टैक्स है इसके हवाले से आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि ये अभी इम्प्लीमेंट हुआ है रिसेंटली, इसमें हर हफ्ते कोई कैबिनेट डिसीजन, कोई ना कोई मिनिस्ट्रियल डिसीजन आया हुआ होता है। ये जो कैबिनेट, तो ये वाली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपडेट हो रही हैं। तो कैबिनेट डिसीजन और मिनिस्ट्रियल डिसीजन में क्या फ़र्क है, इस पर हम बाद में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो लेकिन अपडेट्स आ रही हैं कॉर्पोरेट टैक्स में, आहिस्ता आहिस्ता न्यू गाइडेंस आती हैं, न्यू एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन आती हैं हर हफ्ते। तो अभी जो स्टार्ट में करूँगा आपको पढ़ाना, वो यूएई कॉर्पोरेट टैक्स से करूँगा। उसमें एक फ़ायदा ये होगा कि चूंकि यूएई कॉर्पोरेट टैक्स हम कवर कर चुके होंगे, हम अगर वैल्यू एडेड टैक्स पे हैं तो बीच में से अगर फर्ज करें कि कोई न्यू अपडेट आ जाती है कॉर्पोरेट टैक्स पे, तो मैं उसका भी कुछ ना कुछ आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला वैल्यू एडेड टैक्स पे आएंगे। इन सब कोर्सेज की, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स, इन सब कंटेंट की मैं आपको थोड़ा सा कोर्स स्केड्यूल आगे बताता हूँ। अच्छा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के हवाले से मैं जो इनका इमारा टैक्स, जो यूएई का एफटीए पोर्टल है जिसे इमारा टैक्स कहा जाता है, EMARA, इमारा टैक्स, इसका भी व्यू दूंगा। इस पे थोड़ा आपको दिखाऊंगा भी कि हमने जो मैंने क्लाइंट्स की रिटर्न फाइल करनी होती है या रजिस्ट्रेशन करवानी होती है वो कैसे होती है। इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल भी आप जो है वो उसको देख सकेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन को भी, वैल्यू एडेड टैक्स रजिस्ट्रेशन को भी। तो इस सब पे इंशाल्लाह ताला मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू भी दूंगा कि वो कैसे होता है। अच्छा, इसके अलावा अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। एक तो ऑनलाइन क्लास होगी, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मीटिंग के दौरान भी पूछ सकते हैं, एंड इसके बाद जो स्पेशल सेशन होगा उसमें भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो मैनेजमेंट ने क्रिएट कर दिया है, आप उनसे राब्ते में रहें। उस ग्रुप में अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला फ्री टाइम में उसको आंसर करूंगा। अच्छा, अब आते हैं इस कोर्स के, जो ये कोर्स है क्या, बेसिकली इसका पर्पस क्या है। जो यूए टैक्सेशन और एक्साइज लॉज है, इंशाल्लाह ताला ये आपको बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा। और अच्छा, इसमें मैं एक बात कह दूं कि वो लोग जो स्पेशली प्रैक्टिस में हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी सर्विसेज देना चाहते हैं, बाद ऐसे होता है कि हर इंडस्ट्री की स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं। इन सब में डिटेल में जाना एक कोर्स में पॉसिबल नहीं होता। आप हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज की हैं, एविएशन अथॉरिटीज़ की हैं, इसी तरह रियल एस्टेट के अपने लॉज हैं। तो लेकिन इस हद तक फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है कि यूएई के जो मेन लॉ है टैक्स का, एक्साइज का, वो मुकम्मल तौर पे कवर हो जाता है। तो अगर किसी ने कंसल्टेंसी देनी है, बहुत ज़्यादा डीप जाना है, तो ऑब्वियसली ये कोर्स लेने के बाद उसके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं रहेगा। उसे पता होगा कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन कहाँ पे पड़ी हुई है, गाइडेंस कहाँ पे है। मैंने एफटीए से अगर कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस लेनी है वो मुझे कैसे मिलेगी, अगर पब्लिक क्लैरिफिकेशन लेनी है वो कैसे मिलेगी, प्राइवेट क्लैरिफिकेशन कैसे लेनी है। तो इस हद तक इस काबिल होंगे कि आप कंसल्टेंसी भी इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस कर सकेंगे। ऑल तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, एजुकेशनल इंडस्ट्री है, तो कम अज़ कम मैं आपको सोर्सेज की तरफ डायरेक्ट कर दूंगा कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लॉज पढ़ने हैं, टैक्स पढ़ना है, तो वो आपको, या उस पर डिटेल गाइडेंस चाहिए तो वो आपको कैसे मिलेगी। इस कोर्स में जो एक फायदा होगा वो यूएई टैक्सेशन एंड एक्साइज लॉज आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, प्लस जिनका फ्यूचर में प्लान है यूएई में जॉब करने का या प्रैक्टिस करने का, कंसल्टेंसी सर्विसेज देने का एज अ फ्रीलांसर और अदरवाइज, वो इसमें बड़ा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकती हैं। उसके बाद जो कंपनी सेटअप है, यहाँ पे कंपनी का स्ट्रक्चर है, फ्री जोन क्या होता है, मेन लैंड क्या होता है, इन सब चीज़ों को आप समझ सकेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो नॉर्मली तो क्वेश्चन आंसर में पूछी जाती है, लेकिन मैंने सोचा कि चलें मैं इसको जो है वो ऐसे एक दफ़ा डिस्कस कर लूँ। कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या जी टैक्स एजेंट अगर हमने बनना है तो कैसे बनना है, अगर हमने इधर ऑडिट करना है या ऑडिटिंग साइनिंग अथॉरिटी बनना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन होना काफ़ी नहीं है।
ठीक है, सिर्फ ये कोर्स जो इस तरह के कोर्सेज होते हैं या बुक्स पढ़ना ये काफ़ी नहीं है, उसके लिए जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दी हुई है लॉ में, उन पे मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। अच्छा, टैक्स एजेंट, टैक्सेशन एजेंट वो वाला पर्सन होता है जो अपने क्लाइंट को, अपनी कंपनी को एफटीए के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई केस हो गया एफटीए में सिर्फ टैक्स एजेंट जा सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, आप ऐसा नहीं है कि आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जो ज़्यादातर काम होते हैं कंसल्टेंसी रिलेटेड, वो आप विदाउट बीइंग अ टैक्स एजेंट कर सकते हैं। टैक्स एजेंट सिर्फ स्पेसिफिक होता है एफटीए के सामने अपने क्लाइंट को, अपनी कंपनी को, इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब टैक्स एजेंट कैसे बनता है? अच्छा, इसमें ये वाली चीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें रिसेंटली चेंजेस आए हैं। वो जिन्होंने पहले यूएई टैक्स लॉज पढ़े हुए हैं, उनमें बेसिकली मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग समझते हैं कि अरेबिक आना लाजमी है, जो पुरानी रिक्वायरमेंट थी और अब एबॉलिश हो गई है। पहले अरेबिक आना मैंडेटरी था, लेकिन अब इट्स इंग्लिश और अरेबिक। अच्छा, एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो अगर आपके पास 4 ईयर ग्रेजुएशन हो, 4 ईयर ग्रेजुएशन हो इन अकाउंट्स, टैक्स और लॉ, ठीक है, और इसके बाद आपके पास पिछले 5 सालों के दौरान 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो पहले टैक्स एजेंट बने हैं, लाइक आप कह लें कि ये तकरीबन 1-1.5 महीना पहले रेगुलेशन आई है, इससे पहले ये 3 रिसेंट ईयर था, यानी अभी रिसेंट 3 ईयर में उनका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पिछले 5 सालों के दौरान 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, अगर आप ग्रेजुएशन किसी और फील्ड में, अक्सर होता है ना कि वो आई कैप में, अगर मैं आई कैप का मेंबर हूँ तो क्या मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ? क्या मैं सीपीए मैंने किया हुआ है या सीएमए किया हुआ है तो मैं क्या प्रैक्टिस कर सकता हूँ? ग्रेजुएशन तब भी मस्ट है, लेकिन फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन चलेगी। या आपके पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है कि आप अकाउंट्स में, टैक्स में या लॉ में ग्रेजुएशन की हुई हो, 4 ईयर ग्रेजुएशन, साथ आपका पिछले 5 सालों में 3 साल में रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो। पहली चीज हो गई, इसमें आपके पास था कि आपने की ग्रेजुएशन इन अकाउंट, टैक्स और लॉ होनी चाहिए। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड ये है कि ग्रेजुएशन तो किसी भी फील्ड में हो जाए, चाहे आर्ट्स में हो जाए, लेकिन आपके पास कोई और प्रोफेशनल अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यू शुड बी आई कैप मेंबर, यू शुड बी आईसी मैप मेंबर और एनीमा। अच्छा, अगेन एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट इसमें सेम है कि पिछले 5 सालों के दौरान कम से कम 3 साल आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो। अच्छा, और इसके बाद एक थर्ड ऑप्शन आपके पास मौजूद है, उसमें ये होता है कि आपके पास ग्रेजुएशन तो किसी भी फील्ड में हो गई है, आपके पास ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है अकाउंटिंग की, और ना आपकी जो ग्रेजुएशन है वो अकाउंट टैक्स लॉ में है। ग्रेजुएशन तो किसी भी फील्ड में हो गई है, लेकिन पिछले 8 साल के दौरान 5 साल का आपका एक्सपीरियंस रेलिवेंट है, ठीक है, वो टैक्सेशन लॉ से, अकाउंटेंसी से रिलेट करता है। अच्छा, ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, आपको इंग्लिश आती हो या अरेबिक आती हो, इसमें लिखना पढ़ना आपको तो ना आना चाहिए। ये जो इंग्लिश और अरेबिक है, ये कोई 1-1.5 महीना हुआ है, एक कैबिनेट डिसीजन में इसको, कैबिनेट डिसीजन 74 में आई थिंक, इसको अरेबिक की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी उसे खत्म कर दिया गया। अच्छा, इसके बाद ये पास द स्पेसिफाइड क्वालिफाइड एग्जामिनेशन, आपका जो है ना वो पीडब्ल्यूसी एग्जाम लगी अगर आपने टैक्स एजेंट बनना है। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स मैं आगे रिपीट करूँ कि मैं सिर्फ तब बता रहा हूँ जब आपने टैक्स एजेंट बनना है, यानी आपने एफटीए के सामने अपने क्लाइंट को, अपनी कंपनी को, अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर आपने किसी को कंसल्टेंसी देनी है, टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, ये वाले काम आप विदाउट बीइंग अ टैक्स एजेंट भी कर सकते हैं। इस पे खैर क्या क्या काम आप विदाउट बीइंग अ टैक्स एजेंट कर सकते हैं, इस पे मैं बाद में बात करता हूँ। टैक्स एजेंट की इस वक्त मैं रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि क्या ज़रूरी है कि आप टैक्स एजेंट बने और एफटीए के सामने अपने आप को जो है वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकें। पहली चीज़, मैंने एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स आपको बता दी हैं। 3 ऑप्शन है, या तो ग्रेजुएशन अकाउंटिंग में हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, या ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो लेकिन आपके पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो अकाउंटेंसी की, या आपकी ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो रेदर देन 3 ईयर्स 5 ईयर्स का हो। अच्छा, सेकंड मैंने आपको बता दी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, इंग्लिश या अरेबिक में आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए। थर्ड चीज़, आपने एक स्पेसिफाइड क्वालिफाइड एग्जामिनेशन पास करना है। ये पीडब्ल्यूसी से होता है, प्राइस वाटर कूपर।
और इसकी फीस जो है वो आई थिंक 8 या 10 हज़ार तक पहुंची हुई है अभी। एंड इसके बाद इसका बाकायदा एग्जाम होता है। अच्छा, इन तीसरी चौथी रिक्वायरमेंट प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस आपकी होनी चाहिए। अच्छा, प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस क्या है? अगर फर्ज करें आपसे कोई गलती हो जाती है, आपसे कोई अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज के दौरान कोई गलती हो जाती है, आप पे लीगल केस हो जाता है, तो आपको वो फाइन ना देना पड़े, उसके लिए एक कंपेंसेशन मौजूद हो, ये बेसिकली प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस होती है। ये डेफिनेटली आपको इंश्योरेंस क्लेम हर कंडीशन में तो नहीं मिलता, चंद स्पेसिफाइड कंडीशन में मिलते हैं। अच्छा, पांचवी चीज है मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी क्या है, इस पे हम बाद में जब हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, इस पे हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। अच्छा, अब इस पे मैं जब बात करने लगा, मैंने अगेन कहा कि जो टैक्स सीजन वाला टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द रीजन कि इसको अभी रिसेंटली अपडेट किया गया इस रिक्वायरमेंट को। इससे पहले मैंने आपको एक तो बता दिया कि इंग्लिश और अरेबिक ये और का वर्ड नहीं था, आपको अरेबिक में प्रोफिशिएंसी लाजमी थी, लेकिन प्लस ये सिर्फ नेशनल पर्सन के पास होता था, जुरिडिकल पर्सन के पास नहीं होता था। अब पहली दफा तकरीबन 1-1.5 महीने पहले ये इंट्रोड्यूस करवाया गया कैबिनेट डिसीजन 74 में कि आपका जो जुरिडिकल पर्सन है, यहाँ पे कोई कंपनी है तो कोई फर्म है, वो भी टैक्स एजेंट बन सकती है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एक तो ऑडिट डी लाइसेंस एज एन ऑडिट टैक्स और लॉ फर्म। अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा बताऊं। लाइसेंस देखें, जब भी आपने एक कंपनी सेटअप करनी होती है ना यूएई में, मिसाल के तौर पे आपने इधर दुकान खोल दी है कोई, आपको एक स्पेसिफिक लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में कई लोग क्या कहते हैं कि अपनी दुकान खोल ली, अपने घर के बाहर लिख दिया सस्ता बाजार। यहाँ पे इस तरह से आप बिजनेस नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको बाकायदा एक लाइसेंस लेना पड़ता है कंपनी खोलने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए। वो जो बिजनेस होता है उसमें एक स्पेसिफिक एक्टिविटी या एक्टिविटीज मेंशन्ड होती हैं कि आप सिर्फ ये कर सकते हैं। जो आपकी फर्म होगी, जो आपकी कंपनी होगी, उसको एज लाइसेंस होना चाहिए एज एन ऑडिट टैक्स और लॉ, ऑडिट फर्म हो, टैक्स फर्म हो या लॉ फर्म हो, ठीक है। उसके बाद उसका कोई एक डायरेक्टर हो गया या एक पार्टनर हो गया जो नेचुरल पर्सन हो। उसके पास ये जो आपकी लेफ्ट साइड पे मैंने रिक्वायरमेंट लिखी है ना, नेचुरल पर्सन, ये वाली तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए उसे। और अगेन थर्ड मस्ट बी कवर्ड अंडर प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस। अच्छा, इसमें ये जो मैंने बात की कि एक नेचुरल पर्सन ऐसा होना चाहिए जो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करता हो बीइंग अ टैक्स एजेंट की, और वो जुरिडिकल पर्सन का जिसको आप टैक्स एजेंट बनाना चाहते हैं, जिस कंपनी को, जिस फर्म को जुरिडिकल पर्सन बनाना चाहते हैं, उसका डायरेक्टर या पार्टनर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ उस फर्म के साथ अटैच होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अभी तक क्या होता था कि 4 फर्म खुली हुई हैं, ए बी सी डी। ए के पास कोई क्लाइंट आया, उन्होंने फर्ज करें कि मिस्टर एक्स वाई जेड है, टैक्स एजेंट है। उन्होंने अपना जब एफटीए में रिप्रेजेंट करने की बारी आई ना, उन्होंने अपना केस मिस्टर एक्स वाई जेड को दे दिया। मिस्टर बी भी यही कहते हैं, मिस्टर सी भी यही कहते हैं, मिस्टर डी भी यही कहते हैं। यहाँ पे जो मिस्टर एक्स वाई जेड होगा वो ए बी सी या डी को टैक्स एजेंट नहीं बना सकता। यानी ए बी सी डी ये जो चारों जुरिडिकल पर्सन है, चूंकि टैक्स एजेंट मिस्टर एक्स वाई जेड चारों के साथ अटैच हो गया, तो इसका मतलब है कि वो इनमें से किसी एक का हिस्सा नहीं है, वो किसी एक का डायरेक्टर या पार्टनर नहीं है, वो एक सेपरेट सर्विसेज दे रहा है जिसे आप अपने काम अपने क्लाइंट रेफर कर रहे हैं। तो होप ये वाली चीज आपको जो है वो समझ आ गई है कि जुरिडिकल पर्सन कब टैक्स एजेंट बन सकता है। पहली चीज, उसका लाइसेंस ऑडिट टैक्स लागू होना चाहिए। सेकंड, एक ऐसा नेचुरल पर्सन टैक्स एजेंट होना चाहिए जो कि सिर्फ उस जुरिडिकल पर्सन के साथ, सिर्फ उस फर्म के साथ, सिर्फ उस कंपनी के साथ स्पेसिफिकली अटैच हो, एक्सक्लूसिवली उसी के लिए काम करता हो और किसी के लिए ना करता हो। तो अगेन थर्ड मस्ट बी कवर्ड अंडर प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस। अच्छा, अब ये वाली तो चीजें थी टैक्स एजेंट की। अब आते हैं कि वो कौन से काम है जो आप टैक्स एजेंट बने बगैर कर सकते हैं। इसको आप सिंपली कह लें कि जो भी काम आपने एफटीए के में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं करना, आपने कोई
केस नहीं लड़ना वहाँ पे जाके, अब वो तमाम काम तकरीबन कर लेते हैं। टैक्स रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, टैक्स डी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अच्छा, टैक्स ग्रुप का हिस्सा बना सकते हैं, टैक्स ग्रुप का हिस्से से निकाल सकते हैं। फाइनलिटी की अगर वेवर की अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन है आप दे सकते हैं, पेनल्टी पे कर सकते हैं, इनपुट टैक्स अपॉर्शनमेंट कर सकते हैं, रिफंड क्लेम कर सकते हैं। वो काम जो तमाम एफटीए में आपने नहीं जाना, वहाँ पे आपने अपने क्लाइंट को केस में ट्रिब्यूनल के सामने रिप्रेजेंट नहीं करना, वो तमाम काम आप बीइंग टैक्स एजेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो बातें थी ये हो गई टैक्स के हवाले से, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन जो कोर्स है वो टैक्स रिलेटेड है। इसका जो 90% पोर्शन है वो टैक्स रिलेटेड है, कॉर्पोरेट टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। अब एक और चीज भी मैंने साथ अटैच की कि कई बच्चों के जहन में सवाल होता है ऑडिटर के हवाले से कि ऑडिटर कौन बन सकता है। अच्छा, इसमें मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है वो सीपीए के पास ऑडिट राइट्स हैं, फलां के पास ऑडिट राइट्स हैं। खैर, क्वालिफिकेशन का नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जो कंडीशन है उन पर बात करता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपके पास रेलिवेंट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन कौन सी? अगेन 3 ऑप्शन है इसमें भी, जस्ट लाइक जैसे आपने टैक्स एजेंट बनते वक्त आपके पास 3 ऑप्शन मौजूद थे। अच्छा, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए या डॉक्टरेट होना चाहिए इन अकाउंटिंग। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कम हो जाती है अगर डॉक्टरेट की डिग्री है अकाउंटिंग में तो 1 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी है, मास्टर्स किया तो 2 साल का होना चाहिए, ग्रेजुएशन किया तो 3 साल का होना चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास रेलिवेंट डिग्री भी मौजूद है अकाउंटिंग में या ऑडिटिंग में, एंड प्लस आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है, क्या आप बन सकते हैं? नहीं। आपके पास देखें, या तो आपको यूएई का सिटीजन होना चाहिए, जो इमाराती हैं वो कर सकते हैं, या आप एक फर्म होनी चाहिए, एक कंपनी होना चाहिए जिसमें आप उसके पार्टनर होने चाहिए, आपका एक पार्टनर यूएई नेशनल होना चाहिए। तो जो साइनिंग अथॉरिटी होती है वो आप कह लें कि विदाउट यूएई नेशनल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ें थी, यहाँ तक होपफुली आप का अगर कोई क्वेश्चन हो, मैं ज़रा 1 मिनट मिडिल से बात करता हूँ कि मैं क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। अगर कोई किसी के बीच में क्वेश्चन है तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी ले लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जैसे पाकिस्तान में तो मैं आईटीपी हूँ, टैक्स का कर रहा हूँ कंसल्टेंसी। अब यूएई के लिए आपने अभी मुझे बताया, जैसे आप बता रहे थे कि 3 साल का एक्सपीरियंस, तो सर वो 3 साल का एक्सपीरियंस क्या यूएई में रहते हुए होना चाहिए या आपकी प्रैक्टिसिंग अगर पाकिस्तान से भी है तो वो भी चलेगी? यूएई में होना चाहिए। ओके। एनीवन एल्स? अच्छा फैजान भी एक और क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन ये आया है कि एक साहब कहते हैं कि मैंने 2 साल बीकॉम किया हुआ है और 2 साल का एमकॉम किया हुआ है, मेरी 14 इयर्स एजुकेशन बनती है टोटल, ठीक है, 2 ईयर्स की कंबाइन करके, ठीक है। तो क्या मैं एलिजिबल हूँ आईटीपी वो लेने के लिए, अपना टैक्स एजेंट का जो भी रिक्वायरमेंट है? देखें, ग्रेजुएशन तो उनकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ग्रेजुएशन क्योंकि 14 यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है ये 4 ईयर ग्रेजुएशन होती है, तो ये इक्वलेंट टू 16 ईयर्स बनती है। तो लेकिन बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या वो मीट करते हैं? अच्छा ओके, यानी कि बाकी अगर ठीक रिक्वायरमेंट है, मीट करते हैं तो एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं। तो वो एलिजिबल है बिल्कुल। चलो थैंक यू, थैंक सवाल है जनाब। एनीवन एल्स? किसका हेलो, क्वेश्चन अस्सलाम है? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मुझे सवाल है मेरा एक और सर था कि क्या कहते हैं एसीसी जो किया हुआ है, लेकिन उसके बाद लेकिन उसका एक्सपीरियंस यूएई से ही नहीं है या पाकिस्तान से है एक्सपीरियंस, क्या वो भी क्या कहते हैं टैक्स कंसल्टेंट बन सकता है या नहीं बन सकता? मैंने आंसर किया ना, यूएई का एक्सपीरियंस, रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। भाई देखें, जहाँ पे आपने प्रैक्टिस करनी है उस कंट्री का अगर आप एक्सपीरियंस कैरी करते हैं तो वो वेटेज कैरी करता है, अदरवाइज ये इसका मतलब ये है कि आप किसी और कंट्री में कर लेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि क्या हम ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं ये कोर्स करने के बाद? आपने हाँ, क्वेश्चन सब पूछा लोग है को क्या आप ये रिक्वेस्ट है, कोर्स करने के बाद ऑनलाइन अर्न कर सकते फैजान हैं, भाई ये एक क्वेश्चन? मिनट बस, आप लोग को जी रिक्वेस्ट है, जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो हैंड रेज करेंगे। इस तरह सारे लोग बोलना शुरू कर देते हैं, आवाज में डिस्टॉर्शन होती है, फिर वन बाय वन हर एक बंदे के क्वेश्चन को एड्रेस किया जाएगा। तो काइंडली हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है। हैंड रेज करना अगर आपको नहीं आता तो ये ऑप्शन आपके सामने आ रही होगी, ठीक है। आप हैंड रेज कीजिए तो आपको हर क्वेश्चन को एड्रेस किया जाएगा और हर बंदे के क्वेश्चन को एड्रेस किया जाएगा। प्लीज हैंड रेज कर लें जिस इसका जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन है। मैं इधर से स्पीक करूंगा कि फलां बंदा क्वेश्चन करे तो फैजान भाई उसको एड्रेस करेंगे। नंबर 1 पे क्वेश्चन करेंगे सुहेल औसाफ साहब। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। मेरा सवाल ये है कि हम लोग अगर पाकिस्तान से जाते हैं और मेरे पास सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, यूए एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है, तो हम लोग टैक्स का कंसल्टेंसी काम कैसे शुरू कर सकते हैं? टैक्स कंसल्टेंसी काम आप कैसे शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको यहाँ का लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है। लाइसेंस कैसे चाहिए होगा इसको हम जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कंपनी सेटअप में जाके, ठीक है। कि यहाँ पे कंपनी सेटअप बनानी है या कोई भी लाइसेंस लेना है बिजनेस शुरू करने के लिए, या आपने कोई फर्म शुरू करनी है कंसल्टेंसी, उसका लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ठीक हो गया। सर एज ए फ्रीलांसर। नहीं, आप पाकिस्तान में बैठ के करना चाहती हैं? नहीं, यूए में आके फ्रीलांसर वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा लेके वहाँ पे फ्रीलांस। फ्रीलांस वीज़ा होता क्या है, पहले आप मुझे ये बताएं, आपको आइडिया? जी रिसेंटली यूए ने फ्रीलांस वीज़ा लॉन्च किया है अभी। अच्छा, वो फ्रीलांस वीज़ा मुझे नहीं पता कि वो अकाउंटिंग में मेरा है या नहीं। जहाँ तक मुझे इल्म है, नहीं मेरा अकाउंटिंग ऑडिटिंग में नहीं है, लेकिन बिलफर्ज अगर मेरा है तो फिर आप आके इधर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑब्वियसली डेफिनेटली अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी है ना, तो फिर तो आप टैक्स एजेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टैक्स एजेंट के अलावा कंसल्टेंसी देना चाहते हैं तो आप आएंगे लाइसेंस, लेकिन बहरहाल आपको चाहिए होगा। लेकिन जो फ्रीलांसर होता है ना फ्रीलांस वीज़ा में, उसमें नॉर्मली वर्क परमिट अटैच होते हैं उसके साथ, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक इल्म है फ्रीलांसर वीज़ा जो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च की है उसमें अकाउंटेंट ऑडिटिंग टैक्सेशन की सर्विसेज नहीं है। मैंने जहाँ तक पता किया था, अगर उन्होंने शुरू कर दी हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विसेज आप कर सकते हैं अदर देन टैक्स एजेंट, ठीक है। एफटीए में सिर्फ आप तब रिप्रेजेंट करेंगे इफ़ यू आर टैक्स एजेंट। अच्छा जी फैजान भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये आया हुआ है कि मैं सीएमए ऑफ पाकिस्तान से, क्या मैं ऑनलाइन टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस दे सकता हूँ दुबई में? हाँ जी, दे सकते हैं आप, बिल्कुल दे सकते हैं। ऑनलाइन आपके पास क्लाइंट्स आपने कैसे लाने हैं वो तो आपका मसला है बिल्कुल, लेकिन आप ऑनलाइन बिल्कुल सर्विसेज दे सकते हैं। असलान अमीन साहब, आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आवाज सर मैं यूएई से ही हूँ ऑलरेडी, मैं दुबई में जॉब करता हूँ ऑलरेडी। सर मैंने ये सॉरी मैं नमाज के लिए चला गया था, इस वक्त मगरिब की नमाज का टाइम था तो मैं कुछ हिस्सा मिस कर गया। मुझे ये पूछना था कि मैंने किया है, पहले बैचलर किया है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, मैंने बीबीए की है, ठीक है। उसके बाद मैंने मास्टर्स किए है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, और मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, जिसमें मैंने अकाउंटेंट की जॉब भी की है और बाद में सेल्समैन की जॉब भी की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना मतलब खुद का लाइसेंस जो है वो ले चुका हूँ। मेरे ये टैक्स के एजेंट्स के बारे में मुझे बता दें, क्या मैं एलिजिबल हूँ इसके बारे में या मैं इस कैटेगरी में आ रहा हूँ? मैं मिस कर गया आपका इसलिए मैं आपसे। देखिए ग्रेजुएशन आपकी, अब देखते हैं आपके पास मैंने 3 ऑप्शन आपको बताए हैं, ठीक है। फर्स्ट आपको बताया था कि रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन होनी चाहिए 4 ईयर की इन अकाउंटिंग टैक्स लॉ, ठीक है। वो तो आपकी बनती है, ठीक है। प्लस आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का इन लास्ट 5 ईयर्स, ये देख लें कि ये पूरा है या नहीं। अच्छा, ये सिर्फ मैंने बताई आपको कि प्री रिक्विजिट्स कौन से हैं। आगे अप्लाई करने के बाद आपने पीडब्ल्यूसी में एग्जाम देना है, ठीक है। पीडब्ल्यूसी में एग्जाम इसकी लाइक 8 to 10,000 dirham फीस है। उसके बाद आपने एग्जाम पास करेंगे तो फिर आप उसके लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, उसके लाइसेंस की भी आगे फीस होती है। मतलब मुझे जहाँ तक याद है 1-1.5 साल पहले 3,000 dirham टैक्स एजेंट की रिन्यूअल, टैक्स एजेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए था, जो 3 साल तक वैलिड रहती थी। अगर उन्होंने फीस नहीं इंक्रीज की तो अभी भी वही फीस होगी। क्लियर? इसमें आपका क्वेश्चन है? अदर देन अगर मैं टैक्स एजेंट से हूँ तो अदर देन इसके अलावा मैं क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ? तो है कि मेरे मैंने चांसेस आपको बताया ना, देखें
टैक्स एजेंट होता है सिर्फ एफटीआई ट्राइब्यूनल में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। टैक्स एजेंट में अगर फर्ज करें आपने किसी की टैक्स रिटर्न फाइल करनी है वो तो आप कर सकते हैं, अगर आपने टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी है वो आप कर सकते हैं। अगर आप मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आपको? हेलो जी सर, जी सर, मुझे आ रही है, देखिए, क्लियर आ रही है। जो टैक्स रजिस्ट्रेशन है ना वो कर सकते हैं आप, वो तमाम काम जो एफटीआई में आपने रिप्रेजेंट नहीं करना अपने क्लाइंट को, वो आप तमाम काम कर सकते हैं। आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है अपने क्लाइंट की कर सकते हैं आप, उसकी डी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फैजान भी 1 मिनट में सबको म्यूट कर लूं, दोबारा से आप अनम्यूट कीजिएगा सर अपने ये आप। जो आप फैजान भाई अपने आप को अनम्यूट करें, ये लोग कुछ अनम्यूट सर करते हैं। ये जो यूएई का नंबर आ रहा है नीचे, इस पे अगर मैं डिटेल से कुछ बात करना चाहूँ तो ये मैं इस पे बात कर सकता हूँ? ये 0512120755 वाला। पता नहीं ये किसका नंबर है, लेकिन क्वेश्चन देखे मैंने आपको बताया ना कि ग्रुप में आप कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसी पर्सनल बात हुई तो वो डेफिनेटली ग्रुप में आप मुझे प्राइवेट में रिप्लाई कर दीजिएगा। ग्रुप में अभी आप ग्रुप में क्वेश्चन करें, ग्रुप में है ना आप? ग्रुप के अंदर मैनेजमेंट सर आप अपना क्वेश्चन प्लेस इसमें आप मैनेजमेंट कीजिएगा। ओके ठीक हो गया सर, मैं डिटेल्स मैं उधर बात करता हूँ। ठीक है। म्यूट कर दें जी भाई, आपके बैकग्राउंड पे बहुत शोर है। अच्छा जी, नेक्स्ट अली रजा साहब क्वेश्चन पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं रिसेंटली कोई 2 माह हुए मैंने यूएई में अपना लाइसेंस लिया जनरल ट्रेडिंग का। तो मेरा एजुकेशन एमबीए है पाकिस्तान में, वहाँ पर मेरी फर्म भी है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, काम मुझे आता भी है टैक्सेशन का साथ साथ। तो रिसेंट मुझे मैसेज आया है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें सितंबर में यहाँ यूएई में। तो क्या मैं वो खुद कर सकता हूँ या उसके लिए भी ये रखना पड़ेगा मुझे कोई कंसल्टेंट अपने वो पोर्टल से? और दूसरा क्या मैं ये आपके पास कोर्स करके मुझे कोई बेनिफिट हो सकता है? देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ना कि क्या आप खुद टैक्स रिटर्न फाइल कर सकती हैं, तो डेफिनेटली यू कैन, ठीक है। आप वो तमाम काम जो एफटीए में रिप्रेजेंट नहीं करने वाले हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन आप टैक्स आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया टैक्स की? हेलो फैजान भाई आपका माइक कहीं, आपका माइक बंद हो गया। अच्छा नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि इन्होंने वैट रजिस्ट्रेशन करवा ली अपनी? जी नहीं भाईजान, अभी नहीं करवाई, अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, जस्ट मेरी रजिस्ट्रेशन हुई है। अभी तो मेरे एक पार्टनर की आईडी रहती है बनने की, भी हमने यहाँ पर 1 रुपए की भी सेल नहीं की, कुछ नहीं किया अभी। आपने कोई कस्टम वगैरह से कोई इंपोर्ट वगैरह तो नहीं करनी? अभी कुछ नहीं किया, नहीं करनी है, लेकिन इसके बाद अभी करना है। अभी हमारा काम डॉक्यूमेंट से एक दोस्त एक साथ रहते हैं, पाकिस्तान चला गया था, अभी रिसेंट 3-4 दिन पहले वापस आया हूँ इधर। तो मैं ये चाह रहा था कि क्योंकि मुझे मैसेज आया हुआ था टैक्स का, तो मैं इन्फॉर्मेशन ले लूं कि इसमें आपका कोर्स कर लूं तो मुझे इसके क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ पर्सनल अपने लिए करना है, मैंने कोई प्रोफेशनल नहीं करना इसमें। अच्छा, जहां तक पहली चीज है ना कि आपने क्वेश्चन पूछा है कि डिटेल में हम बाद में जाएंगे, लेकिन अभी तक आपने जितना बताया बेसिकली अगर आपने अभी तक सेल 1 dirham की भी नहीं किया और एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि नेक्स्ट 30 days यू आर गोइंग टू मीट थ्रेशोल्ड, ठीक है, टैक्स रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड, तो फिर तो ये बनती नहीं है, ठीक है। फिर तो आपकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है कि मुझे नहीं पता कैसे मैसेज किया हुआ है और किसके एफटीए की तरफ से आया है मैसेज, आर यू श्योर? अच्छा, बहरहाल फायदा आपको ये हो सकता है कि आप अपने जो अकाउंटिंग के का रिकॉर्ड है वो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, टैक्स का रिकॉर्ड देख सकते हैं, एंड जो अपनी बुक्स हैं, अगर आप तो हैं भी एमबीए के रेसी बैकग्राउंड से हैं तो फिर आप अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड बड़ी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। फैजान भाई जहाँ तक मैं समझाऊँ, ये जो रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, हालांकि आप पहले बता चुके हैं कि आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न फाइल करने के लिए आपको पहले रिटर्न फाइल करना आना चाहिए। वो ऑब्वियसली आप कहीं से सीखेंगे, समझेंगे, देन आप कर सकेंगे। वो भले यहाँ से सीखें आपसे या किसी और से, यानी कि पहले काम सीखा जाएगा, करना आता होगा तो कर पाएंगे। ऐसे ही है, एम आई राइट? वो बिल्कुल तभी कर सकते हैं, लेकिन मेरे इनसे एक क्वेश्चन ये था कि इन्होंने जो मुझे बताया ना मैसेज, इसके हवाले से मेरा थोड़ा कंसर्न है कि इनकी, क्योंकि अभी तक ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। हाउएवर जहाँ तक इनका इसका ताल्लुक है कि फायदा होगा कोर्स का, तो वो तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि बिजनेस में सिर्फ टैक्सेशन ही नहीं, आपकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी ठीक होनी है, क्या क्या अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं आपके बिजनेस के लिए, देन टैक्स रजिस्ट्रेशन
कॉर्पोरेट टैक्स की भी आगे इन्होंने करवानी होगी। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो हर बिजनेस ने रजिस्टर करवाना है। देन रिटर्न फाइलिंग, तो कोर्स लेने का फायदा तो डेफिनेटली होगा। जी अच्छा। ये कोर्स का तरीकाकार क्या होगा, कैसे हम स्टार्ट कर सकेंगे, आपके पास कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी? नेक्स्ट वीकेंड इंशाल्लाह ताला, सैटरडे संडे इंशाल्लाह ताला डेली 7 PM to 9 PM। वो टाइम Saturday। रखिए बस, ठीक है। नमाज जी चले, ठीक हो गया, नमाज 9 बजे की बाद पढ़ ली जाएगी। ठीक, थैंक यू। पाकिस्तान शुक्रिया। स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग आपकी क्लास 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हुआ करेगी। आज फैजान साहब बिजी थे, लेकिन हमने फिर भी इनको रिक्वेस्ट की है, जिसकी वजह से शायद थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है या मसरूफ थे। तो मैंने कहा सर हमने क्योंकि अनाउंस किया हुआ है तो हम सेशन को डिले नहीं कर सकते या डेफर नहीं कर सकते। अगली क्लास में ये प्रॉपर हम इक्विप्ड होंगे, वेल इक्विप्ड होंगे। मैं आपको चंद चीज़ें क्लियर कर दूं। एक तो नंबर 1 पे नोट कर लें कि अगर आप लोगों में से कुछ लोग फीस का या क्लास को कैसे ज्वाइन करना है, लेक्चर कैसे मिलेगा, जो भी क्वेश्चन है ये नीचे नंबर दिया गया आपके एंड पे, ये पिटसीएल का ही दूसरे नंबर पे, पिटसीएल पे भी आप वैसे कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये जो दूसरा नंबर है ना, मोबाइल फोन व्हाट्सएप यहाँ पे कीजिए, आपको हमारा रिप्रेजेंटेटिव आंसर करेगा। फजान भाई ये ट्रेनर हैं, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं होता, ये भी इनकी एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये आज हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं, जो कि ऑनवर्ड भी इन्होंने अपने आप को स्पेयर किया है कि हमें टाइम देंगे, और ये इनकी कमिटमेंट है। और ये 2 महीने का, गलती से मेरा ख्याल है कि ये जो स्लाइड पे भी 4 महीने नजर आ रहे हैं, ये 4 मंथ्स का कोर्स नहीं है, 2 महीने का कोर्स होगा। 7 से 9 बजे तक क्लास होगी और ये हमारा 2 महीने से लेकर 2.5 महीने तक कोर्स जाएगा। इस कोर्स के अंदर हम कॉर्पोरेट टैक्स लाजमी तौर पे सीख रहे होंगे, वैट भी डिटेल से सीख रहे होंगे, एक्साइज टैक्सेशन के ऊपर भी हमें फैजान भाई बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा कंपनी खोलने का तरीका भी आपको दुबई के अंदर बताया जाएगा। हाँ, हर किस्म के लाइसेंस को डील नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक वे फॉरवर्ड बता दिया जाएगा कि किस तरह से लेके आप एक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं मिसाल देता हूँ, मैंने होटल की कोई कंपनी होटल की मतलब खोलनी है, वो अलग होगी, एजुकेशन की अलग होगी, कोई और कंपनी है तो उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट होगी। तो फैजान भाई इन एक एक चीजों के बारे में तो नहीं बता सकते, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन और सारी चीजों को देखते हुए, लेकिन आपको एक रोड मैप दे देंगे कि यार एक चीज सिखा देंगे, बाकी आपको बता देंगे कि यार ये करना होगा तो आप ऐसे करोगे, ये करना होगा तो ऐसे करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको विद इन 24 आवर्स हम लोग अवेलेबल कर देते होते हैं। आपका बाकायदा LMS पोर्टल होता है। बेसिकली याद रखें कि टैक्स की प्रैक्टिस जो लोग करना चाहते हैं, बड़े सारे लोग यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं जो पूछना चाह रहे हैं कि यार मैंने प्रैक्टिस करनी है दुबई में, तो उसके लिए मैंने फजान साहब को रिक्वेस्ट की थी और माशाल्लाह से इन्होंने बड़ी खूबसूरती से उस पर रिसर्च करके और प्रॉपर एक आपके सामने रखा कि ये एजुकेशन होगी, ये फलां चीज़ होगी, ये फलां चीज़ होगी। देखिए आप लोगों में से हर एक बंदा, जो लोग मौजूद हैं सेशन में, उस बंदे ने प्रैक्टिस नहीं करनी, कुछ लोगों ने जॉब भी करनी है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फजान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि अगर एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, और साथ में फजान साहब ने ये भी बताया कि अगर आप एक फर्म के तौर पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर क्या रिक्वायरमेंट होगी। फिर इन्होंने ये भी बताया लाइसेंस लेने के लिए जो 9, 10, 8, 9 लाख रुपए फीस बनती है, वो PwC टेस्ट लेता है, वो सारा इन्होंने बताया। एजुकेशन के अलावा यानी कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या है लाइसेंस लेने की, एक तो आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है नंबर 1, नंबर 2 पे आपकी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, नंबर 3 पे आपकी वो पेपर है या टेस्ट है जो PwC लेगा, ठीक है। यानी कि वो फिर हम लोग कोई पूछा क्या क्या आप लोग का ये टेस्ट या आप लोग FTA से रजिस्टर्ड हैं? भाई हम लोग एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग US की, UK की, पाकिस्तान टैक्सेशन की, तो ये हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बेसिकली इस कोर्स को लेके मैं मिसाल देता हूँ, एक बंदा MBA वाला है, एक MCOM वाला है, एक C एंटर वाला है, या C फाइनलिस्ट है, CCCA फाइनलिस्ट है, तो ही इज ऑलरेडी एलिजिबल फॉर द जॉब इन दुबई, ठीक है। लेकिन आप अगर दुबई में जॉब करना चाहते हैं तो आपको कोई एक टैक्स की ऐसी हाईली डिमांडिंग फील्ड है, आपको पता है ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। इवन कि मैं शायद ये बात गलत ना हो जाए जो मैं करने जा रहा हूँ, कि अभी बड़े सारे लोग खुद इस पर ट्रेनिंग ले रहे हैं दुबई में, बड़े बड़े लोग जो ट्रेनर्स हैं वो खुद ट्रेनिंग ले रहे हैं डिफरेंट जगहों से पढ़ के, इधर से उधर से, और डिफरेंट सीनियर से कंसल्ट करके, क्योंकि ये तो न्यूली एप्लीकेबल लॉ है, जिसके ऊपर समझ लिया कि जो बंदा आपको बता रहा होगा उसके एक्सपीरियंस के बेस पे वैट का तो आपको बता सकता है वो बंदा, या वैट के अलावा कंपनी फॉर्मेशन और एक्साइज टैक्सेशन का तो बता सकता है। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स जो अभी हाईली डिमांडिंग या मेन एरिया है जिस पे हम भी फोकस करेंगे, वो कॉर्पोरेट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स पे हर दूसरे दिन क्लैरिफिकेशन आ रही होती है, हर दूसरे दिन FTA बता रहा होता है कि ऐसे होगा, वैसे होगा, ये कर लो, वो कर लो। उसमें फजान साहब ने एक बड़ी खूबसूरती से बात बताई कि हमें अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर क्लैरिफिकेशन लेनी है तो वो कैसे लेनी है, वो चीज भी आपको कौन बता रहा होगा, तो वो फजान साहब आपको बता रहे होंगे। लेनी कैसे है वो क्लैरिफिकेशन, उसका तरीकेकार फजान भाई बताएंगे।
इसमें आप कह लें कि रजिस्ट्रेशन से लेके आपके जो सारे मैटर्स हैं, आपकी मतलब उसमें आप कह लीजिए कि रिटर्न कैसे बनना है, उसमें कौन सी टैक्सेबल इनकम है, फ्री जोन एंटिटी की टैक्सेशन क्या होती है, आपके क्वालिफाइंग पर्सन कौन से हैं, तो ये सारी चीजें हमारे सेशन का पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली दिस वाज नॉट द सेशन बेसिकली जिसमें हम लोग आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि यार ये चीजें चलेंगी कैसे या हम लोग क्या सोचते हैं। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बंदा लेट्स सपोज कि ACCA कैरी करता है, अब वो जाएगा जॉब करने के लिए दुबई में, विजिट वीजा लेके जाता है, वहाँ पे अकाउंटेंसी में उसको अच्छा खासा एक कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स में हो सकता है कि आपको वो कंपटीशन फेस ना करना पड़े। आप लेट्स से कि ACCA किया आप कहते यार मैं अपनी क्यों ना फर्म खोल लूँ, क्योंकि अभी बड़ा एक अर्ली बर्ड टाइम है, या LLB किया हुआ, आप कहते यार आप जाके फर्म खोल लो, तो आप रिक्विजिट पूरे कर लें। ठीक है, आप कहते हैं यार अभी तो मैं रिक्विजिट पूरा नहीं करता, मैं इसकी प्रैक्टिस किसी कंपनी के साथ किसी अदारे के साथ जॉब कर लेता हूँ, तो जॉब करने के लिए आपके पास वो जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस वाली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। एजुकेशन आप पहले कैरी करते होंगे, तो बाद में आप टेस्ट दे लीजिएगा। ठीक है, तो 3 साल के अंदर अंदर आप अपनी फर्म भी खोल सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप काम कैसे करेंगे। तो उसके अलावा आपका जो पेड स्टूडेंट होंगे, अभी तो ये हमारा जो ग्रुप बना हुआ है ये पेड स्टूडेंट नहीं है, ये तो एक सॉर्ट ऑफ सब लोग को हमने इनवाइट किया है कि आए आप सेशन लें, आप अपने ट्रेनर से डिस्कशन करें कि ट्रेनर से जो भी आपके क्वेश्चन है, सॉरी टू से कि जो फयाज साहब में आपका भी अभी क्वेश्चन हम लेंगे, तो आप लोगों को हर क्लास के एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन दिया जाएगा, जिसमें उस वक्त तक फैजान साहब क्लास लीव नहीं करेंगे, चलिए आधा घंटा भी लेट हो गया, जब तक आप लोग मुतमिन नहीं हो पाएंगे। उसके अलावा हम पोर्टल के ऊपर ये जो डिफरेंट हम ये जो क्वेश्चन क्लास की डिस्कशन होगी उसके MCQs भी आपको डिफरेंट किस्म के प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा हम आपको जितनी मैक्सिमम सपोर्ट होगी, मैं वैसे फयाज भाई अपना फैजान भाई ने वैसे मना किया हुआ, लेकिन ये माशाल्लाह से इनका कोई बड़े सारे वो काम है कि ये लोगों को गाइड भी कर रहे होते हैं जॉब के सिलसिले में, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो पर्सनल नेचर का कोई आपका क्वेश्चन होगा ये उस पर भी आपको गाइड करेंगे, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में आप ग्रुप के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे ताकि सब लोग का फायदा हो। वही क्वेश्चन हो सकता है एक बंदा इसलिए ना पूछ रहा हो कि यार ये क्वेश्चन पूछूंगा तो टीचर क्या सोचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पूछेंगे, हो सकता है उस एक क्वेश्चन आपकी वजह से 10 लोगों का भला हो जाए, तो आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे। अगर कोई पर्सनल नेचर का क्वेश्चन हुआ तो या उसका कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जो सब लोगों के लिए रेलिवेंट ना बनता हुआ, टीचर आपको पर्सनली जवाब दे देगा, वरना ग्रुप के अंदर आंसर करेगा। तो प्लीज फैजान भाई आप मजीद चीजों को प्रोसीड कीजिए, जो मैं समझ रहा था कि मुझे बतानी है तो मैंने बताई है। ठीक है, हाँ फयाज भाई का क्वेश्चन ले लें प्लीज। जी फयाज भाई। जी फयाज। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी टू आस्क अ क्वेश्चन। अच्छा मेरा सवाल सिर्फ सिंपल सा है कि अगर 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है UAE का, तो फिर आपका कोर्स अटेंड करने का हमें फायदा क्या होगा अगर हम वहाँ जाके प्रैक्टिस कर ही नहीं सकेंगे? अच्छा सर देखिए ये कोर्स, जी प्लीज। ओके अच्छा देखिए मैंने आपसे बताया कि अभी तक मैंने बात की 2-3 चीजों पे। एक तो मैंने बात की कि टैक्स एजेंट क्या काम कर रहा होता है। जैसे आप कह लें कि एक क्लाइंट है, उसका कोई केस आ गया और आपने कोर्ट में जाना है या FTA ट्राइब्यूनल के सामने जाना है, वहां पे आपको एज अ टैक्स एजेंट होना लाजमी। बाकी जगहों पे टैक्स एजेंट होना जरूरी नहीं है। ये मैंने सिर्फ इसलिए डिस्कस किया क्योंकि अक्सर कई स्टूडेंट्स के जहन में सवाल होता है कि क्या हम ये कोर्स लेने के बाद जो है वो जाके इधर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता। आप प्रैक्टिस से मुराद सिर्फ ये है कि आप एज अ टैक्स एजेंट कोर्ट में FTA के सामने आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बाकी आप टैक्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, टैक्स डी रजिस्ट्रेशन हो गया, टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विसेज आप दे सकते हैं, आप टैक्स एडवाइजरी दे सकते हैं, आप इसी तरह से कॉर्पोरेट टैक्स में भी डील कर सकते हैं। इसी तरह से कई लोग सिर्फ इधर प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आते। प्रैक्टिस तो देखें अफोर्डेबिलिटी नहीं है बहुत सारे लोगों की। बहुत सारे जो लोग कोर्स लेते हैं, मेजॉरिटी जो मेरे ख्याल से लेते हैं ना, वो लेते हैं जिन्होंने यहाँ पे जॉब करनी होती है। ठीक है, द रीज़न भी है कि एक अगर आपने टैक्स एजेंट बनना है तो 8 to 10,000 दरहम उसकी फीस है। ठीक है, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद। तो बहुत सारे लोग हैं वो इस पे इतनी एफर्ट नहीं लगा सकते, और टैक्स भी जो उन्होंने टैक्स देना है वो भी UAE में आने के बाद देना है। तो अच्छी भली इन्वेस्टमेंट है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो टैक्स एजेंट मैंने इधर सिर्फ इसलिए बताया कि सबको पता हो कि अगर किसी ने एज अ टैक्स एजेंट FTA में अगर किसी ने रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। बाकी जो कोर्स के बेनिफिट्स हैं, किसी ने यहाँ पे अगर जॉब करनी है तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट टैक्स आपको आना चाहिए, वैल्यू एडेड टैक्स आना चाहिए। तो बेनिफिट तो हैं। इसी तरह से अगर किसी ने कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, रिटर्न वगैरह, टैक्स रजिस्ट्रेशन हो गई, डी रजिस्ट्रेशन, ग्रुप रजिस्ट्रेशन, तो इन तमाम चीज़ों पे कोर्स का फ़ायदा मौजूद है।
जी फयाज। हेलो। जी फयाज, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मेरे क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया बड़े अच्छे तरीके से, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एनीवन एल्स? ओके, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। नंबर ऑफ मंथ और नंबर ऑफ लेक्चर्स, ये मेरे ख्याल से आगे पीछे हो गया। ये नंबर ऑफ मंथ जो है ये तकरीबन 2 महीने आपके लाइन बनते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम ऊपर देना पड़ा, 1-2 वीक्स ऊपर जाना पड़ा तो नो इशू। ठीक है, नंबर ऑफ लेक्चर मेरे ख्याल से 20 ही बनते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं अपने इस कोर्स की तरफ आता हूँ। दोबारा इसकी आउटलाइन बता रहा था आपको। यूएई कॉर्पोरेट टैक्स, यूएई वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कंपनी सेटअप ड्यूटी, ये 4 हिस्से हैं हमारे कोर्स के जो हम कवर करेंगे। यूएई कॉर्पोरेट टैक्स मैं बता चुका हूँ कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ। यूएई वैल्यू एडेड टैक्स 1 जुलाई 2018 से 1 जनवरी 2018 पे एक्टिव हुआ। एक्साइज ड्यूटी क्या चीज़ है? एक्साइज ड्यूटी बेसिकली जो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनको हार्मफुल प्रोडक्ट्स आप कह लें, टोबैको हो गया, इसी तरह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गए, इस तरह के जो ड्रिंक्स होते हैं। कोल्ड ड्रिंक इसमें नहीं आता, इसमें बेसिकली टोबैको प्रोडक्ट्स आते हैं। इसके अलावा जो कुछ ख़ास किस्म के ड्रिंक्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, जिन पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। इस एक्साइज ड्यूटी को भी हम देखेंगे। ऑल्दो ये मेन लॉ एक्साइज ड्यूटी का बड़ा छोटा सा है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो एक्साइज ड्यूटी में एक्सपर्ट हैं। मॉड्यूल फॉर कंपनी सेटअप इन यूएई, अच्छा इसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि मेन लैंड क्या है, फीस लैंड क्या है, अगर कंपनी सेटअप करनी हो तो मोटा मोटा क्या प्रोसीजर है। ठीक है, इसकी मैं आउटलाइन आपको बताऊंगा। डिटेल में अगर आपने जाना होगा तो हर इंडस्ट्री की ना कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइक अगर किसी ने होटल खोलना है या रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको पता चलेगा कि नहीं, मैंने दुबई म्यूनिसिपैलिटी से भी परमिशन लेनी है। अगर आपने इधर कोई फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी लगानी है, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन वगैरह मैन्युफैक्चर करनी है, तो एक तो बेसिक प्रोसीजर होगा जो सबके लिए सेम होगा, लेकिन उसके आगे आपको पता चलेगा कि नहीं, इसमें मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी अप्रूवल लेनी है। इसके बाद मैंने जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अलावा दुबई पुलिस से भी अप्रूवल लेनी है, उनके केमिकल डिपार्टमेंट से। तो हर इंडस्ट्री स्पेसिफिक तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको मैं बेसिक जो प्रोसेस है वो मुकम्मल तौर पे बता दूंगा। और सेकंड में ये बता दूंगा कि आपने अगर कोर्स ऑफ बाकी जो आपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका कहाँ से होगा, कैसे मिलेगा आपको, आपने कैसे चेक करना है, ये 4 चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं सबका कॉर्पोरेट टैक्स पे आता हूँ। सबसे पहले मॉड्यूल 1 कॉर्पोरेट टैक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स होता है क्या? ठीक है, टैक्स है, ये वाली तमाम चीज़ें हम डिटेल में बाद में डील करेंगे। हुए सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स, रेजिडेंट पर्सन क्या होता है, नॉन रेजिडेंट पर्सन क्या होता है, इनका ताल्लुक प्लेस ऑफ रेजिडेंस से नहीं है कि यूएई में कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा। फ्री जोन पर्सन क्या होता है, कौन कौन से पर्सन एग्जेम्प्ट होंगे जिन पे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स की कैलकुलेशन के हवाले से टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। अच्छा, बहुत सारे में भी आप में से कई लोग अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से ना हो, जो आपकी नॉर्मल अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है जिसमें आप अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये डिफरेंट हो सकता है आपकी उस इनकम से जो टैक्स पर्पसेस के लिए है। मिसाल के तौर पे आप बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कर देते हैं, अपने एम्प्लॉय को बहुत सारा खाना खिला देते हैं, अपने गेस्ट को खिला देते हैं। अब वो आपके लिए तो एक एक्सपेंस है, ठीक है, आपकी इनकम कम हो गई, आपके हिसाब से तो कम टैक्स लगना चाहिए। लेकिन अगर आप टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि नहीं, उनके लिए ये एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, इस पे उन्होंने डिफरेंट लिमिटेशन लगाई हुई हैं। तो टैक्स एबल इनकम वो कौन सी इनकम है जिस पे टैक्स लगेगा। अच्छा, अनरियलाइज्ड गेन एंड लॉसेज, ये क्या चीज़ होती है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौन सी एग्जाम्प्ट इनकम है, ठीक है, कौन सी इनकम ऐसी है जिस पे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिडक्शन से मुराद वो एक्सपेंसेस हैं जो एक्सेप्टेबल हैं फॉर द पर्पज ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फर्ज करें। रिलेटेड पार्टी क्या होती है, जो अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से उन्हें कुछ ना कुछ इसका आइडिया होगा कि बाज़ औक़ात एक ही बंदा 2 कंपनी का ऑनर हो सकता है, वो दोनों कंपनी आपस में रिलेटेड पार्टी तस्वर की जाएंगी। इनकी जो ट्रांजेक्शन है वो कुछ ख़ास तरीक़ों से डील होती है, कुछ ख़ास तरीक़ों से रिकॉर्ड होती है।
एज पर टैक्स लॉ इस पे बात करेंगे। टैक्स लॉसेस को कैसे डील करना है अगर आपको नुकसान हो गया, टैक्स रिलीफ, टैक्सेशन, पार्टनरशिप क्या होगा, टैक्स ग्रुप डिजाइन क्या होगा। अच्छा, ये तकरीबन कॉर्पोरेट टैक्स में। इसमें मजीद काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होती रहेंगी डिपेंडिंग अपॉन कैसे कैबिनेट डिसीजन आ रहे हैं, मिनिस्टेरियल डिसीजन आ रहे हैं, सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा, वैल्यू एडेड टैक्स जो है ये चूँकि 2018 से आया हुआ है, 1 जनवरी 2018 से इफेक्टिव है, तो इसका जो कंटेंट है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। जो कॉर्पोरेट टैक्स का है उसमें कोई एडिशन होने की आहिस्ता आहिस्ता चांस काफ़ी ज़्यादा है। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसकी हम बेसिकली बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स क्या होता है, इर्रिस्पेक्टिव के आपने पहले पढ़ा हो, हम इसको इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। जीरो रेटेड सप्लाईज कौन सी हैं, एग्जाम सप्लाईज कौन सी हैं और टैक्सेबल सप्लाईज कौन सी हैं। यूएई एज पर यूएई वैट, इन तीनों चीज़ों को हम देखेंगे, जीरो रेटेड भी, एग्जाम सप्लाईज भी और टैक्सेबल सप्लाईज भी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कब करवानी होती है, मैंडेटरी कब होती है, वॉलंटरी कब होती है। ये वाली चीज़ भी इंशाल्लाह ताला हमारे कोर्स कैसे है। डी रजिस्ट्रेशन, जैसे रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी भी हो सकती है, मैंडेटरी भी, डी रजिस्ट्रेशन में भी दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। टैक्सेबल सप्लाईज, ये हमारा जो है वो कोर्ट कंटेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, उसके बाद अच्छा ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो इधर अकाउंटिंग में इंटरव्यू देने आते हैं उनसे स्पेसिफिकली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बहुत कॉमन है कि पूछा जाता है, और ये उनके लिए बड़ा रेलिवेंट है जिन्होंने इंपोर्ट करनी होती हैं, गुड्स इंपोर्ट करनी होती हैं या सर्विसेज इंपोर्ट करनी होती हैं, उनके लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेट ऑफ सप्लाई, इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर इंपोर्ट नॉन रजिस्टर्ड पर्सन करता है तो कैसे होगा, और अगर वेट रजिस्टर्ड पर्सन करता है तो क्या क्या उसका ट्रीटमेंट है। डेजिग्नेटेड जोन, ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेजिग्नेटेड जोन का। अच्छा, बैच रिकवरी, बैच रिकवरी किन केसेस में हो सकती है। अच्छा, बैच रिकवरी, इनपुट टैक्स पोर्शनमेंट, ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स। अच्छा, इसी तरह से रिटर्न कैसे फाइल करनी है, इसका मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रैक्टिकल भी जो है वो सिनेरियो दिखाऊंगा कि यहाँ पे रिटर्न कैसे फाइल होती है और उसकी पेमेंट ऑनलाइन कैसे होती है। टैक्स इनवॉइस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो आपने इनवॉइस इशू करनी होगी अपने क्लाइंट को, या अगर आप एज एन अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं तो आपके पास जो इनवॉइस आएगी आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है उस पर होनी चाहिए, और किसी को टैक्स इनवॉइस इशू करते हुए उस पर कौन कौन से, उस पर लाइक कंपनी का नाम होना चाहिए, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता हो आप इनवॉइस इशू कर देते हैं तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग, कितने सालों तक आपने रिकॉर्ड रखना होता है। अच्छा, इसके बाद एक्साइज टैक्स हमारा थर्ड मॉड्यूल होगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद मैं कंपनी सेटअप पे आऊँगा। कंपनी सेटअप में सबसे पहले हम मेन लैंड और फ्री जोन को पढ़ेंगे क्या होता है, उसके बाद कौन कौन सी अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं और प्रोसेस क्या होता है और कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होती हैं, तो ये तमाम चीज़ें हम डिटेल में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। अच्छा, इधर अगर किसी का आप कोई क्वेश्चन हो, मेरी तरफ से तकरीबन मैंने अपना कंटेंट कंप्लीट कर लिया जो बताना था। अब आप अपना जो क्वेश्चन है वो पूछें प्लीज। हेलो सर। यस सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिक में फाइनलिस्ट वगैरह इस तरह जो यानी कंप्लीट डिग्रीज की हो ना की हो, यानी कि पाकिस्तान में ही रह रहे हो, और वो ये कोर्स करके टैक्स सर्विसेज, कॉर्पोरेशन टैक्स की और वैल्यू एडेड टैक्स की ऑनलाइन एज अ फ्रीलांसर वो देना चाहें यूएई में। ऑब्वियसली आपने बता दिया क्लाइंट्स तो लाना उनका अपना हेडेक है, तो ऑब्वियसली वो एक अलग मैटर है, लेकिन क्या ये सर्विसेज, इसका स्कोप है, इसके अंदर अगर एक्सेल किया जाए, मेहनत की जाए तो इस चीज़ का स्कोप है, और इस कोर्स से क्या उस चीज़ को भी इनलाइन किया जाएगा, यानी वो रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी ऐसे अगर एस्पायरेंट्स हैं इस कोर्स में। डेफिनेटली इधर बहुत स्कोप है। किसी भी तरीके से क्लाइंट लाना, तो मैंने आपसे अगेन कहा कि वो एक सेपरेट चीज़ है, क्योंकि बाज़ बात इतना आसान नहीं होता क्लाइंट लाना, स्पेसिफिकली जब आप ऑनलाइन चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन अगर ला सकते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। द रीज़न भी है कि अभी नया नया सब कुछ इंट्रोड्यूस हो रहा है। वैल्यू एडेड टैक्स आप देखें 1 जनवरी 2018 के बाद आया, कॉर्पोरेट टैक्स अभी आया है, और अभी तक ये मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट ऐसे नहीं हुआ। अगर आप फाइनलिस्ट हैं तो आप मेरी बात ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकेंगे।
कि 1 जून के बाद से जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, जो भी 1 जून के बाद से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, उस पे ये उसकी रिटर्न आपने देनी होगी। अब फर्स्ट करें, आपका ईयर है फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। अब देखें 1 जून 2023 के बाद आपका कौन सा फाइनेंशियल ईयर पहला होगा जिस पे कॉर्पोरेट टैक्स इफेक्टिव होगा? दैट विल बी 1 जनवरी 2024 टू 31 दिसंबर 2024। इस पे आपने अपना कॉर्पोरेट टैक्स इस पीरियड की फाइल करनी होगी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं जब यूएई में आया था, मैंने एक बड़ी अजीब सी चीज देखी थी कि यहाँ पे कंपनी ने अपना रिकॉर्ड ही प्रॉपर नहीं रखा हुआ, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही प्रॉपर नहीं रखा हुआ। तो यहाँ पे बुक कीपिंग का, यहाँ पे सिर्फ टैक्स का स्कोप नहीं हो निकलेगा, इसकी वजह से बुक कीपिंग का भी बहुत स्कोप जो है वो बढ़ेगा, और डेफिनेटली कॉर्पोरेट टैक्स का तो बहुत ज्यादा स्कोप है। राइट सर, थैंक यू। सर इसके कोई मतलब है, सर्टिफिकेट वगैरह भी है कि बस हम एजुकेशन आपसे लर्न करने हैं, जस्ट दैट्स इट? सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, लेकिन वो आप मैनेजमेंट से डील करें। मेरे से आपने जो कोर्स कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। असलान भाई, एट द एंड ऑफ द सेशन आपको सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। वो एक रिकग्निशन होगी कि आपने हमारे पास ये चीज सीखी है, ठीक है। एट द एंड आपकी जो वर्थ होती है, लोग मास्टर करके भी धक्के खा रहे हैं और कुछ लोग इंटरमीडिएट करके भी अपनी वर्थ बना के बैठे हुए हैं। यानी कि आपका फिर डिपेंड करता है कि आपकी इनपुट कितनी है। मैं आपको बता दूं कि बड़े से लोग को दावा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, एट द एंड जो 20 क्लासेस होती है ना, ये भी नहीं लेते, ठीक है। तो 75% अगर आप अटेंडेंस देंगे तो आपको सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द कोर्स हम देंगे। ठीक है सर, समझ गया। सर क्लासेस के रिलेटेड किससे बात कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जॉब में हैं, तो क्लासेस का होता है ऊपर नीचे होना, कभी आउट ऑफ सिटी होते हैं। सर क्लासेस की जी। आपको रिकॉर्डिंग दी जाएंगी, रिकॉर्डिंग आपके LMS पोर्टल होगा आपका, प्रॉपर हमारा सिस्टम है, ठीक है। आप वॉइस बंद कर लीजिए क्योंकि वो बैक एंड से आवाजें आ रही है। अच्छा, तो आप लोगों को LMS पोर्टल वगैरह बनेगा, उस LMS का वो हमारे प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, विंडो का भी होता है, ठीक है। उसमें आप LMS डाउनलोड करेंगे। उसके अंदर फैजान साहब माशाल्लाह से इस लिहाज से वो बड़े एक्टिव हैं, तो वो कह लें कि इनका ये कहना है कि भाई अगर मेरी रात को क्लास हुई तो अगले दिन सेकंड हाफ तक लेक्चर मेरे पोर्टल पे अवेलेबल होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। तो भले आपका सैटरडे संडे हुआ, ठीक है, तो आपका जो लेक्चर हुआ करेंगे इंशाल्लाह, वी शैल इंश्योर कि वो 12 से 18 घंटे के अंदर अंदर लेक्चर आपके पोर्टल पे अवेलेबल हो। वैसे नेक्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश होगी उससे पहले हो जाए। आपकी रिकॉर्डिंग आप क्लास लाइव लें ना लें, हम पोर्टल देंगे, ठीक है। लेकिन हम ये जरूर इनकरेज करते हैं, हमारे पास उसकी पोर्टल का भी आ रहा होता है कि आपने कितनी दफा लेक्चर प्ले किया और कितना कितना प्ले किया है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे हमारा पोर्टल है, ठीक है। और उसके साथ साथ हम जो आपकी लाइव क्लास होती है इसकी भी अटेंडेंस ले रहे होते हैं। इसकी वजह यह है कि एट द एंड ऑफ द सेशन फिर हम लोगों से, आप लोगों से ही फीडबैक लेते हैं कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द टीचर एंड ट्रेनर। तो हमारी कोशिश ये नहीं है कि हम सिर्फ बस साथ एनरोल किया, हम क्वालिटी पे बड़ा कंप्रोमाइज नहीं करते। जो लोग सिर्फ चाहते हैं कि ये सर्टिफिकेट लेना है या जी लेक्चर ऐसे रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो उन लोगों के लिए नहीं है। कोशिश ये है कि सारे के सारे लोग लाइव क्लास अटेंड करें, और खुदा ना खासा किसी वजह से लाइव क्लास रह जाए तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप अपनी रिकॉर्डिंग को अटेंड करके क्लास को लें, ठीक है। सर मैंने एक्चुअली आपसे इसलिए पूछा कि आपकी जो सेल्स में थे ना, उनसे भी मेरी बात हो रही थी, तो मैं कल रात का अब तक क्या हुआ था, और आज सिर्फ ये ओरिएंटेशन के लिए मुझे वापस आना पड़ा है, वरना मैं कल रात से सो नहीं पाया मैं। आज मैं 5 बजे यहाँ पे यूए के मुताबिक यहाँ 5 बजे दुबई में पहुंचा हूँ सिर्फ ओरिएंटेशन लेने के लिए। मैं इसलिए पूछा, कभी कभार मैं ऐसे आउट ऑफ सिटी हो सके, मिस हो सकता है, जैसे आपने बोला 75% आपकी अटेंडेंस होगी क्लास में, वर्थ आपकी हो, इसलिए आपसे पूछ लिया। अच्छा सर ना, वो इसलिए है कि अगर आप कोई खुदा ना खासा लेक्चर नहीं भी ले पाएंगे, हम आपके लेक्चर से बैक एंड पे, अभी मैं आपके साथ वो इधर दिखा नहीं सकता कि आपकी अटेंडेंस हम पोर्टल से भी निकाल लेते होते हैं कि अच्छा आपने अगर लाइव क्लास नहीं भी अटेंड की तो आपने क्या लेक्चर अटेंड किया कि नहीं किया। हमारे पास वो ये ना समझे कि वो आम पोर्टल नहीं है, वो कितनी दफा आपने व्यू किया और कितने मिनट व्यू किया वो भी हमारे पास आ रहा होता है। जी जी सर, ठीक है, समझ गया, समझ गया, थैंक यू सो मच जी। तो बाकी लोगों का, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है, वो मैनेजमेंट से रेलिवेंट हो, वो ट्रेनर से कोई क्वेश्चन पूछने वाला, मैनेजमेंट का जो भी क्वेश्चन है, ये आपके सामने नंबर मौजूद है, इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है।
और उसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि फैजान साहब जो आपके ट्रेनर हैं वो आपको गाइड करें तो वो भी अवेलेबल है। फैज साहब कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? फैज साहब प्लीज क्वेश्चन आप रेज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ान साहब मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मेरे नाम से वाकिफ़ हैं। मैं इनका एक तरह से कह लें मुतक़िद हूँ। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि इस ट्रेनिंग का कोई फ़ीस वग़ैरह भी है या नहीं है? सेकंड ये है कि जैसे वैट में हम ग्रुप रजिस्ट्रेशन करते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज़ होती हैं एक ही ओनर की, तो वो हम ग्रुप रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो इंटर कंपनी फिर वो इनवॉइस से जो है ज़ीरो रेटेड पे हो जाती हैं, जिस तरह फैज़ान साहब वो गाइड भी कर रहे थे कि ये पढ़ानी है। तो क्या कॉर्पोरेट टैक्स में भी वही चीज़ है? कॉर्पोरेट टैक्स भी ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन होना है या सेपरेट होना है? अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, बेसिकली जो टैक्स ग्रुप की रजिस्ट्रेशन है वो भी हो सकती है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुई। अभी कॉर्पोरेट टैक्स के ग्रुप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई। थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे किसी का और कोई क्वेश्चन है? ये कुछ क्वेश्चन चैट में आ रहे थे जो मैं देखना चाह रहा था। प्लीज शेयर रिकॉर्डिंग एमकॉम 2 इयर्स वाले एजेंट बन सकते हैं। मैं इसको आंसर कर चुका हूँ। क्या आइटम भी रजिस्टर्ड होते हैं? आइटम रजिस्टर्ड इनसे क्या मुराद है? ये क्वेश्चन है मोहम्मद आमिर का। अच्छा, किसी का और कोई क्वेश्चन है? फैजान भाई ये क्वेश्चन है, एक साहब है अरसल साहब हैं, कहते हैं कि सैलरी रेंज क्या होती है टैक्स एक्सपर्ट की और चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो मैं तो इस पे मेरा तो कोई ओपिनियन नहीं है, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो बता दें। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसमें डिपेंड करता है ना कि वैसे तो देखिए बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, सैलरी रेंज इस तरह से नहीं बताई जा सकती। लेकिन अगर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसमें भी एक डिपेंड करता है कि क्या वो बिग फोर से हैं या नहीं है। अगेन लक पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मेरे ख्याल से आप कह रहे हैं कि अगर एक फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अबाउट 12,000। ऑल्दो लक भी इसमें मैटर करती है, लेकिन एक एवरेज 12,000। जी अमान भाई बिल्कुल आप कोर्स कर सकते हैं बीबीए मार्केटिंग वाले। फैजान भाई कोई और ऐसी चीज हमें थोड़ी सी बताएं कि इस कोर्स को करके एक स्टूडेंट या कोई एक बंदा एक प्रोफेशनल क्या करने के काबिल हो जाएगा। बल्कि बिल्कुल मैं आपको कहूँ रफली, मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान को टैक्स मुझसे पूछा, मैं कहता हूँ यार कंपनी बना लोगे, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन ले लोगे, आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। तो आप अगर कुछ बुलेट पॉइंट्स हम बताना चाहें, ठीक है, तो कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स होंगे कि यार कॉर्पोरेट टैक्स क्या कंप्लीट होगा या कुछ सेक्शन इसके मिसिंग होंगे, वैट में क्या क्या चीजें होगी। आल्दो आपने एक आउटलाइन की है, लेकिन ऐसे फिंगर टिप पे अगर आप बगैर वहां से स्लाइड से बताना चाहें तो वो कैसे बताएंगे आप? देखिए मैं उसको सिंपली बताऊं कि वैट और कॉर्पोरेट टैक्स कंप्लीट कवर होगा, ठीक है। वो तो मैंने बात की कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होंगी। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जब आपने सारी बेस आपकी बन जाती है ना, तो कोई चंद एक बातें अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो वो आप फौरन एक डॉक्यूमेंट देख के समझ जाते हैं कि इसके लिए क्या गाइडेंस है। कुछ आप खुद भी अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेटरी मटेरियल हर चीज़ का मौजूद होता है। कोई भी चीज़ इतनी, हर फील्ड इतनी बड़ी है कि वो एक कोर्स में कवर नहीं हो सकती। लेकिन हम आप कह लें कि इन चीज़ों को छोड़ के जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, लोगों के बहुत सारे स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, उन सबको तो जो वैट है कॉर्पोरेट टैक्स से मुकम्मल तौर पे कवर करेंगे, ठीक है। तो इवन कि अगर किसी ने इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी जाना है, आई बिलीव कि हमारा कोर्स लेने के बाद इंशाल्लाह ताला वो भी वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी समझ सकता है। उसके बाद कंपनी सेटअप की जहाँ तक बात है, कंपनी सेटअप भी कर सकते हैं, वो कहीं पे भी कर सकते हैं। और इसी तरह से जो कुछ इंडस्ट्रीज की, कुछ कंपनीज की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कहाँ कहाँ से अप्रूवल लेनी है, ये तमाम भी वो समझ जाएंगे कोर्स लेने के बाद, ठीक है। उनको कम से कम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता होगा कि कौन सी वेबसाइट्स हैं, ये कहाँ पे नज़र आ रहा होता है कि आपने कहाँ से जो है वो
कौन कौन सी अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी है। तो आई बिलीव के कोर्स लेने के बाद आप कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, एंड देन कंपनी रजिस्टर आपने करवानी है आप करवा सकते हैं। अच्छा फैजान भाई, एक और मैं ओपिनियन लेना चाहूँगा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या ये कोर्स अटेंड करने के बाद मैं दुबई में किसी फर्म में, क्योंकि मुझे कुछ कॉर्पोरेट की कुछ वैट की हॉनो हो जाएगी, एक्सपीरियंस ले लूँ, ठीक है। मैं एक मिसाल के तौर पे मैंने एमकॉम किया हुआ है और उसके बाद मेरा ये प्लान ये है कि मैंने आगे कंसल्टेंसी अपनी वहाँ पे फर्म खोलनी है, ठीक है, टैक्स कंसल्टेंसी करनी है। तो क्या इस कोर्स की बेस पे मैं कहीं किसी फर्म में जाके इंटरव्यू वगैरह दूँ तो क्या वो मुझे इस लेवल पे मैं आ जाऊंगा कि वो लोग मुझे कहें कि यार नहीं, इस बंदे को मुनासिब चीजें पता है, हम इसको एज ए इंटर्नी एज एसोसिएट रख लें। देखिए डेफिनेटली, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी बंदा इवन कि अब आप कॉर्पोरेट टैक्स के एग्जाम्पल ले रहे हैं, नहीं सब पढ़ रहे हैं, साथ साथ जितने भी कंसल्टेंट हैं सब पढ़ रहे हैं। अगर आप एक बाकायदा कोर्स लेते हैं ना, कोर्स में होता है कि तमाम चीज़ें यूनिफॉर्म हुई होती हैं, एक हद तक ऑर्गेनाइज हुई होती हैं, आपने A to Z पढ़ी होती हैं। तो आई बिलीव कि आप इंशाल्लाह ताला इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और कई जगहों पे इंटरव्यूअर से भी, अनलेस के वो कोई बड़ा एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड में, ऑलमोस्ट, क्योंकि देखिए हम तमाम काम करेंगे कवर, तमाम चीज़ें कवर करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स की, वैल्यू एडेड टैक्स की। तो आई बिलीव कि इंटरव्यू में डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने नॉलेज एंड स्किल बड़ा अच्छा शो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा और आगे आप कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि अपना फैजान जी साहब से बड़ी मुश्किल या जो एक गैप आ रहा है ना हमारे पाकिस्तानीज को दुबई के अंदर फर्म खोलने में, वो एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस का ही आ रहा है। बड़े सारे लोग एजुकेशनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेंगे, जो टेस्ट भी है, मैं कहता हूँ चलो उसकी फीस भी अरेंज कर लें, वो टेस्ट भी वहाँ पे पास कर लें, ठीक है। लेकिन एट द एंड जब उनको एक्सपीरियंस, वो लाइसेंस लेने के लिए जो गैप आएगा या जो इशू आएगा, वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस का आएगा। और उस रेलिवेंट एक्सपीरियंस को लेने के लिए इस मतलब उनको कोई फर्म, कोई कंपनी ज्वाइन करनी है, और वो कंपनी या फर्म या कोई अदारा ज्वाइन करने के लिए, ताकि वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस गेन कर सके, उनके पास नॉलेज होना चाहिए। और उस नॉलेज को लेने के लिए इसका मतलब ये है कि ये कोर्स मुझे हेल्प आउट करेगा। देखिए मैं एक बात बताऊं कि जो मैंने टैक्स एजेंट की रिक्वायरमेंट बताई हैं और ऑडिटर्स की रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही क्लियर करने की कोशिश में बताई हैं। जरूरी नहीं है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे टैक्स कंसल्टेंट्स वो टैक्स एजेंट नहीं है, सही, बल्कि मेजॉरिटी नहीं है, 90% नहीं है, क्योंकि अरबी किसे आती थी, वो अरबी भी जो अरबी बिलफुसा है उसका टेस्ट होता था। एक तो आम रोजमर्रा की जिंदगी में जो बोली जाती है वो होती है, जबकि एक फुसा वाली अरबी होती है, उसका टेस्ट हुआ करता था टैक्स एजेंट बनने के लिए आज तक। ये अभी इन्होंने रिसेंटली इस रिक्वायरमेंट को खत्म किया। तो इधर टैक्स एजेंट बहुत कम है, ठीक है, लेकिन टैक्स कंसल्टेंट उससे ज्यादा है। तो वो जो आपने बात की ना, ये कोर्स करने के बाद आप देखें, आप टैक्स रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, तमाम तरह जो काम है कंसल्टेंसी रिलेटेड वो तो आप सारे कर रहे हैं। सिर्फ एक काम आप नहीं कर सकते, वो कोर्ट में जाके आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमेशा से एक प्रैक्टिस रही है कि जो कंसल्टेंट्स होते हैं, उन्होंने जिस वक्त कोई एजेंट की जरूरत होती है ना, तो उन्होंने अपने पैनल पे कोई एक एजेंट रखा होता है। ओके, तो जबरदस्त जबरदस्त। फैजान भी आप कह रहे हैं कि मतलब मैं टैक्स लिटिगेशन तो नहीं कर सकता, लेकिन टैक्स कंप्लायंस कर सकता हूँ। और उसमें भी आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की, आपने कहा कि ये तो अभी रिक्वायरमेंट अबॉलिश हुई है, उससे पहले जितने भी लोग थे वो टैक्स कंप्लायंस में तो इन्वॉल्व थे, टैक्स लिटिगेशन में इन्वॉल्व नहीं थे। बिल्कुल, टैक्स लिटिगेशन में इन्वॉल्व नहीं थे। टैक्स लिटिगेशन वैसे भी देखें बहुत कम होता है कि टैक्स लिटिगेशन तक बात जाए। तो ये अभी रिसेंटली, बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि तकरीबन आप तमाम काम कर सकते हैं। और जो हर फर्म होती है, जो टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं, उन्होंने अपने पैनल पे एक अदर टैक्स एजेंट रखा होता है, ठीक है, उसको अपनी फीस दे रहे होते हैं कि हमारा कोई भी क्लाइंट आएगा तो वो आपने अगर लिटिगेशन में जाता है तो आपने डील कर लें। तो क्योंकि देखिए हर कोई टैक्स एजेंट नहीं बन सकता, इवन कि आपके पास तमाम नॉलेज है तब भी उसकी रिक्वायरमेंट आप देखें कि अरेबिक, अब अरबी बोलना हर किसी को नहीं आती थी। तो इसलिए मैं ये बिलीव करता हूँ कि तकरीबन तमाम चीज़ें आप कर सकती हैं। अगर नहीं कर सकते, टैक्स लिटिगेशन में नहीं भी जा सकते, तो उसका भी सोल्यूशन मौजूद है। ओके, बेहतरीन फैजान भाई, माशाल्लाह से ये मुझे तो बड़ा एक पर्सनली तौर पे एक मेरे अंदर कर्ज पैदा हुई है कि मैं इंस्टीट्यूट वालों को अल्लाह हाफिज कहा कि मैं इस तरफ आ जाऊँ कि ये मैं तो अपनी फर्म खोल सकता हूँ। इसका मतलब है कि फर्म ना भी खोलूँ मैं, अगर कंसल्टेंट भी बन सकता हूँ, मतलब एजेंट ना भी बनूँ, कंसल्टेंसी तो कर सकता हूँ, आई एम एलिजिबल। जी जी, फर्म जो है वो भी खोल सकते हैं आप,
टैक्स एजेंट एक सेपरेट चीज है, इवन कि आप टैक्स कंसल्टेंसी का लाइसेंस भी ले सकते हैं। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। वो फिर आगे आप जब कंपनी फॉर्मेशन होगी तब आप बताएंगे। ये हम जैसे जैसे इसमें जाएंगे, कंपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो लास्ट प्रोसेस है हमारा, आखिरी टॉपिक है, आखिरी मॉड्यूल। उसमें जाके इंशाल्लाह ताला मैं इस पे भी बात करूंगा कि आपने लाइसेंस कैसे लेना होता है, कंपनी सेटअप का, अकाउंट्स का, टैक्सेशन का। चलें फैजान भाई, सो नाइस ऑफ यू, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। पर्सनली तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर किसी और का क्वेश्चन है तो हम उसको एड्रेस कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस भी स्टूडेंट और बाकी लोग की गाइडेंस के लिए ही था, और जो कि मैं भी जानना चाह रहा था कि मुझे भी पता होने चाहिए। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो फैजान भाई अवेलेबल है, वरना फैजान भाई मेरा ख्याल फर्स्ट क्लास अगले नेक्स्ट आप सैटरडे को फैजान भाई लेंगे, अवेलेबल होंगे आप? इंशाल्लाह सैटरडे को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 PM पे इंशाल्लाह। यूएई में जो हैं उनके लिए 6 PM। फैजान भाई, आई एम थैंकफुल ऑन द बिहाफ ऑफ द इंस्टीट्यूट कि आपने, अगर आज आपके पास कमिटमेंट थी, आप बिजी थे, आपके पास टाइम नहीं भी था, फिर भी आपने अपनी मसरूफियात को रिस्केड्यूल करके फिर भी हमें टाइम दिया, तो बहुत शुक्रिया आपका। तो बाकी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन फ्रॉम फैजान साहब? अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। इजाज बात कर रहा हूँ फैजान भाई, सॉरी पहले एक्चुअली तो कुछ लेट मैंने ज्वाइन किया था लाइव सेशन, तो ये जूम पे मैं अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ मैं, वो वहाँ आई थिंक क्वेश्चन नहीं हो रहा था मुझसे, मैंने कोशिश की तो कुछ मैंने सेशन अटेंड किया, कुछ हो गया। ये बहुत अच्छी बात है, एक इनिशिएटिव है आपका, थैंक यू वेरी मच। अपडेट हमें जो है नॉलेज मिलता जाएगा। इसमें मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक छोटा सा, ये वॉलंटरी डिस्क्लोजर आपने देखा होगा, पहले तो वो 10,000 की उसकी लिमिट थी, अभी आई थिंक तो न्यू रेगुलेशन आया है, वो मैं देखा था लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो सका कि न्यू रेगुलेशन के मुताबिक अगर कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी हमें पता चली है अभी और वो पुरानी है, सपोज 3 साल 4 साल पुरानी है 18 के बाद की, तो वो अभी भी हम उसको करेक्ट कर सकते हैं? तो ऐसा है वो देखिए, आया है जो नया बुलेटिन? 10,000 से कम की है ना, जो 10,000 dirham से कम की डिस्क्रिपेंसी है, वो आप अभी भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पे इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे क्लासेस आगे चलेंगी बात होगी। अभी उसमें प्रॉब्लम ये है कि चूंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बेसिकली वैट का रेट भी नहीं पता होगा, तो उस पर अगर अभी से बात करेंगे तो वो प्रॉब्लम बन सकता है। लेकिन एजाज भाई बेसिकली आप उसको अभी एडजस्ट कर सकते हैं अगर 10,000 से कम की अमाउंट है। नहीं, एक नया लॉ भी इसके ऊपर आया था अभी, तो न्यू रेगुलेशन आया है जो कि 1 अगस्त से आई थिंक उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की है इन्होंने, अभी 23 और 1 अगस्त से शायद कोई किया इन्होंने। मिनिस्ट्रियल डिसीजन है, कैबिनेट डिसीजन है, चले मैं इसको देखता हूँ। न्यू न्यू रेगुलेशन जो है ना, वो न्यू रेगुलेशन पे आया है, कोई चेंजेस आई है कि अगर कोई 2 साल 3 साल पहले का भी अगर कोई आपका है यानी कि, तो उसमें वॉलंटरी डिस्क्लोजर आप अभी दे सकते हैं। आई थिंक उसको फाइन भी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आई हैं, वो मुझे भी कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं था। मैंने कहा चलें, आपने अगर देखा, आपकी नजर से गुजरा हो तो नहीं, अभी मेरी नजर से नहीं गुजरा। अभी तक जो मेरे पास लेटेस्ट है वो ये है कि 10,000 से कम के अगर, तो फिर आप उसको आगे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की चीजें, वो 10,000 वाली आई थिंक वो भी उन्होंने खत्म कर दिया, 10,000 की भी शायद चेंजेस की हैं उसमें कुछ करके ना। ओके, आई विल चेक इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फैजान साहब। वालेकुम अस्सलाम। फैजान साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कैंडिडेट वो सीपीए पाकिस्तान क्वालिफाइड है और उसका बिग 5 फर्म से सीए फर्म्स की आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस भी है, तो क्या वो वहाँ पे यूएई में टैक्स कंसल्टेंसी दे सकता है? और अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे नहीं दे सकता तो पाकिस्तान से एज ए फ्रीलांसर वो टैक्स कंसल्टेंसी कर सकता है? मेरा भाई इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। टैक्स कंसल्टेंसी तो देखिए आप कर सकते हैं, ठीक है, टैक्स कंसल्टेंसी आप कर सकते हैं, टैक्स एजेंट वाला काम नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। बाकी आप टैक्स कंसल्टेंसी यूएई में आके भी कर सकते हैं, पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। थैंक यू। इजाज साहब के अलावा किसी भी साहब का क्वेश्चन? अदनान साहब कहते हैं बेहतरीन फैजान भाई, फिलहाल आई हैव नो क्वेश्चन, मैं आपको इंशाल्लाह 30 सितंबर को ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास भजन जो सिर्फ एनरोल्ड स्टूडेंट होंगे उनकी क्लास होगी, ये तो एक समझे इस सेशन था, क्लैरिटी सेशन था। तो बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अलग से आपका ग्रुप होगा, ठीक है।
अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है, एनरोलमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फी कितनी है और टाइमिंग क्या होगी? सर ये सारी चीजें ना वो नीचे हमारा जो कोऑर्डिनेटर है ना वो आपको जवाब दे देंगे। प्लीज आप उनको एक मैसेज कर दें, वो आपको कॉल बैक कर लेंगे आपको, ठीक है? और इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे? जी व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है? ये इसके पीछे 50 वाला नंबर उस पर कीजिएगा। वैसे 55 भी हमारे पास है, ठीक है, लेकिन ये आपको अभी इमीडिएटली अवेलेबल है जिनके एंड पे ये 50, ये एंड पे ये नंबर आ रहा है ना आपके सामने, ठीक है? तो इसी नंबर के एंड पे आप 855 ना करें, 850 कर लें, ठीक है? ठीक है जी। अगर आप कहते हैं मैं नंबर इधर ये भेज देता हूँ 03377774850, मोहम्मद तनवीर होंगे, ठीक है? तो ये तनवीर साहब कोऑर्डिनेटर हैं इस कोर्स के, ठीक है? तो आपको हर किस्म का क्वेश्चन, आपको रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी, जो भी आपकी क्लैरिटी होगी या क्यूरी होगी वो आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। चलें जी, मेरा ख्याल है आई बिलीव नो मोर क्वेश्चन इफ देयर इज एनी, तो ठीक है, अदरवाइज हम फैजान साहब को इजाजत देते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है और? अब तो पार्टिसिपेंट्स आई थिंक 24 रह गए हैं, ज्यादातर ने लेफ्ट कर दिए। वो मेरा ख्याल है उनके जो रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे सारे वो एड्रेस हो गए हैं ना, तो फिर वो ऐसे होता है उनको पता है कि एंड ठीक पे है, इन्होंने इंतजार ही करना बाकी। चलिए फैजान भाई, ठीक है, थैंक यू सो ओके, सो मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, तशरीफ आवरी का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फैजान भाई आपको, तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर, ओके, थैंक थैंक यू, यू, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।